CMA Inter students, a very warm welcome to CMA Disha Dua classes. First of all, many congratulations on getting through your first step, CMA Foundation, to get those 3 magical words affixed before your name. है ना। अब नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं। CMA इंटर बिजनेस लॉ एंड एथिक्स, दैट्स योर पेपर नंबर 5, साथ मिलकर हम पढ़ने वाले हैं। My name is CMA Disha Dua. Those who do not know me, here's a quick introduction about myself. I am a qualified cost and management accountant. I secured All India rank 91 in my CMA. I became CMA in December 2013 attempt. This AIR that I got was in CMA Inter. I have done my MCom, I've done my CS Executive. I'm also certified from National Stock Exchange of India into Capital Market. BCom ऑनर्स किया है मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से, रामलाल आनंद कॉलेज। और मुझे लॉ पढ़ना और पढ़ाना दोनों पसंद है। आप में से कुछ बच्चे ऑलरेडी CMA फाउंडेशन में मेरे साथ पढ़कर आए हैं। अब साथ मिलकर हम तैयारी करेंगे आपके CMA इंटर पेपर नंबर 5 की। एक वीडियो डेडिकेटेड 14 मिनट्स की मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर करी है, जहां मैंने आपको पेपर के सिलेबस के बारे में, वेटेज के बारे में, एग्जाम में क्या पैटर्न फॉलो होगा, मेरा पढ़ाने का क्या पैटर्न रहेगा और आपको क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं टू क्लियर योर पेपर नंबर 5 इन वन गो। तो अगर आपने वो वीडियो अटेंड नहीं करी है तो उसे ज़रूर अटेंड कर लीजिएगा, वो चैनल पर अवेलेबल है, सो दैट विल गेट अ सेंस ऑफ डायरेक्शन। एक पाथ तो आपके पास है, बट कैसे हम चलने वाले हैं, दिशा मिलेगी, इस दिशा में हमने आपको दिशा दिखाई है। तो चले शुरू करते हैं। बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, जस्ट लेटिंग यू नो कि हमारा जो पैटर्न रहेगा पढ़ने का, वैसे तो मैंने डेडिकेटेडली शेयर कर दिया है, बट जस्ट इन केस यू हैवंट सीन दैट वीडियो, दोस्तों हम बिल्कुल ऐसी ही क्रोनोलॉजी में चलेंगे जैसे इंस्टीट्यूट ने हमको बताया है। जैसे हमारे पास स्टडी मटेरियल आया है वैसे ही हम फॉलो करेंगे। सेक्शन ए पहले करेंगे, फिर बी करेंगे, फिर सी करेंगे, फिर डी करेंगे, जिनकी वेटेज ये स्क्रीन पर आपको दिख रही है। बस एक छोटा सा ट्वीक ये है कि हम पहले करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और फिर पढ़ेंगे लॉ एंड लीगल सिस्टम इन इंडिया का इंट्रोडक्शन। वाई सो? अगेन द रीजन आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड, बट दोज हु आर वाचिंग द वीडियो with me for the first time, who are seeing the class, letting you know, हो सकता है कुछ बच्चे ग्रेजुएशन से डायरेक्टली आए हों या लॉ बहुत अच्छे से पहले पढ़ाई नहीं करी हो। तो क्योंकि सबसे ज़्यादा नंबर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हैं सेक्शन ए में, दैट इज़ 10% पेपर यहीं से बनने वाला है। जो आपका 30 नंबर है, उस 30 नंबर में से भी 10% यहीं से पेपर बनने वाला है। तो पहले हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग भी है, आपको लॉ के साथ तालमेल बनाना आसान भी रहेगा और एग्जाम में नंबर भी ज़्यादा मिल पाएंगे। ठीक है, उसी के साथ फिर हम चलेंगे यहाँ पर लॉ और लीगल सिस्टम पढ़ने, जहाँ थोड़ी बातें हिस्टोरिकल है, याद करने वाली है। तो मैं लॉ से आपको डराना नहीं चाहती हूँ ना, ताकि हम इंटरेस्टिंगली एक पेस पकड़ पाए, इसलिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से शुरू करेंगे, फिर मॉड्यूल 1 पढ़ लेंगे एंड देन वी विल गो विद द सेम पैटर्न जैसे हमारे पास हमारे इंस्टीट्यूट ने हमको दिया हुआ। ठीक है, तो चलिए विदाउट एनी फर्दर अडूज लेट्स गेट गोइंग विद इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सब कुछ पढ़ेंगे इस मॉड्यूल में, जो भी हमारी बुक में दिया हुआ है 100% कवर करने वाली हूँ। यू आर इन सेफ हैंड्स, जस्ट कंटिन्यू टू स्टडी। जो मैं बोल रही हूँ एग्जैक्टली उसे फॉलो करो, पेपर क्लियर हो जाएगा और वो भी अच्छे नंबर के साथ। ठीक है, चलिए पहले हम बात करते हैं लॉ क्या है और इंडिया में लॉ कैसे बनता है। ये जो टॉपिक है नेक्स्ट 5 मिनट्स, ये हमारे लिए ज़रूरी है समझना, जो कहीं ना कहीं मॉड्यूल 1 जो हमारा है, जो नेक्स्ट पढ़ने वाले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, वहाँ पर भी बताया हुआ है, बट बेसिस नहीं समझेंगे तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या लॉ को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। आई डोंट वांट दैट हैपनिंग, है ना। हम ऐसा कोई बात नहीं करेंगे जिससे प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़े। तो लॉ कैसे बनता है दोस्तों? लॉ इंडिया में बनता है एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, या तो वो सेंट्रल लेवल पे होगा जिसे हम पार्लियामेंट बोल रहे हैं, या स्टेट लेवल पर होगा,
है ना। पार्लियामेंट लेजिस्लेचर बनेगा या स्टेट लेजिस्लेचर बनेगा, पार्लियामेंट बनेगा प्रेसिडेंट के थ्रू, स्टेट बनेगा गवर्नर के थ्रू। मैम क्या रहता है प्रोसेस? सो बेसिकली लेट्स से देयर इज अ सिचुएशन या कोई एक प्रॉब्लम है ना, उस प्रॉब्लम का सल्यूशन हमें लॉ प्रोवाइड करता है। क्योंकि अगर हम सब लोग है बोलने लगे, इंडिया में इतने सारे लोग रहते हैं, सब बोलने लगे माँ वाइफ माँ रूल्स, सो गाइस क्या होगा, क्योस क्रिएट हो जाएगा ना। इसलिए जैसे हमारे पास ट्रैफिक की प्रॉब्लम है, उसके लिए मोटर व्हीकल एक्ट आया, हमारे पास डाउरी की प्रॉब्लम थी तो उसके लिए डाउरी एक्ट आया, है ना। इस समय साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा चल रहा है, इसलिए हमारे पास साइबर एक्ट आ गया, साइबर क्रिमिनल लॉज को केटर करने के लिए एक्ट्स आ गए, कुछ कोड्स आ गए, आईटी एक्ट है हमारे पास। इस तरीके से जो सिचुएशंस आती हैं उन सिचुएशंस को केटर करने के लिए कुछ नियम कानून की ज़रूरत होती है, जिसके लिए लॉ बनता है। यस, द प्रोसेस इन्वॉल्व, जब एक लॉ बन रहा होता है, ऐसे नहीं कि चलो मेरा मन करा लॉ बना दिया, ऐसे लॉ थोड़ी ना बनेगा। प्रॉपर एक प्रोसेस फॉलो किया जाएगा, और या तो वो सेंट्रल लेवल पर जिसे हम पार्लियामेंट बोल रहे हैं, या स्टेट लेवल पर स्टेट लेजिस्लेचर के थ्रू आएगा, इधर विद द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और विद द गवर्नर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। ठीक है। तो यहाँ पर कैसे एक बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है, कैसे डिस्कशंस होती हैं, कैसे अप्रूवल्स होते हैं, उन सबको एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ समझेंगे कि जब एक प्रॉब्लम बनी, उस प्रॉब्लम का हमने लिखा, इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए, तो ये बिल कैसे प्रोसेस होता है और फिर ये बिल किस तरीके से एक्ट में तब्दील होता है, उसे एक एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। क्योंकि दोनों ही केस में, चाहे वो पार्लियामेंट लेवल पे हो चाहे वो स्टेट लेवल पे हो, हमें एसेंट लगेगा। किसका एसेंट? मतलब मंजूरी लगेगी प्रेसिडेंट की सेंट्रल लेवल पे, पार्लियामेंट लेजिस्लेचर, और गवर्नर की स्टेट लेवल पे, ताकि ये बिल जो प्रॉब्लम का सल्यूशन हमने एक चिट्ठा बनाया है वो लॉ बन पाए। जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, हम बैन करना चाहते हैं सिंगल यूज प्लास्टिक। हमारी कंट्री में हम सिंगल यूज प्लास्टिक बैन करना चाह रहे हैं, उसके लिए हम एक एक्ट बनाकर सल्यूशन प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस रहेगा दोस्तों कि हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि प्रॉब्लम क्या है। जैसे सरकार ने नोटिस किया कि सिंगल यूज प्लास्टिक जो है काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है, रिवर्स में मरीन लाइफ को के लिए हजार्डियस हो रहा है। सिटीजन्स और जो एनवायरमेंटलिस्ट है बोल रहे हैं इस पे आपको एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। ऐसा सरकार के पास सरकार दुहाई हो आ रहा है। ओके, टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम द गवर्नमेंट डिसाइड्स टू क्रिएट अ लॉ कि भैया सिंगल यूज प्लास्टिक को हमें बैन करना पड़ेगा। ओके, तो क्या हुआ, हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने ड्राफ्ट किया एक बिल। क्या बिल बनाया? उसमें बेसिकली सारी बातें लिखी कि हमें वेस्ट मैनेजमेंट, प्लास्टिक का वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए। उसके लिए हमारे पास ऑलरेडी एक एक्ट था, अब हमारे को कुछ अमेंडमेंट्स करने की ज़रूरत थी, इसलिए एक अमेंडमेंट बिल लेकर आया गया। बट कहाँ जाएगा ये बिल? ये बिल जो है प्रपोज करेगा, आउटलाइन करेगा क्या ऑब्जेक्टिव है। जैसे हम रिड्यूस करना चाह रहे हैं पोल्यूशन, स्कोप क्या है, मतलब टाइप्स ऑफ प्लास्टिक क्या क्या बैन किए जा सकते हैं। और अगर आपने फॉलो नहीं किया रूल, माई लाइफ माई रूल्स से काम नहीं चलेगा, वायलेशन सजा मिलेगी। वायलेशन करोगे, अगर आपने कंट्रावीन किया, जो लिखा उसे फॉलो नहीं किया, तो भैया सजा तो मिलेगी ना। तो जो ये बिल हमने ऑब्जेक्टिव्स कहानी कहानी लिखी, जिसमें हमने बताया कि क्या ऑब्जेक्टिव है, कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, एटसेट्रा सारी बातें लिखी। अब ये बिल को इंट्रोड्यूस किया जाएगा कहाँ? लोकसभा में और राज्यसभा में। लोकसभा को हम हाउस ऑफ द पीपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? हाउस ऑफ द पीपल बोलते हैं। जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है उन्होंने प्रेजेंट किया इस बिल को लोकसभा में, जिसे हम हाउस ऑफ पीपल कहते हैं। इसे हम लर्न कर लेंगे, आज ही अपने दिल में उतार लेंगे कि भैया लोकसभा को ही हम हाउस ऑफ पीपल कहते हैं। वहाँ पे एक फर्स्ट रीडिंग होगी, ओके, जहाँ पे बिल इंट्रोड्यूस किया जाएगा। मेंबर्स डिसाइड करेंगे कि मतलब यहाँ पे बातचीत होगी, डिबेट होगी, हमारी बात सुनो नहीं सुनो एटसेट्रा, सब लोग अपने प्लस एंड माइनस बताएंगे। डिबेट होगा, अगर कुछ चेंजेस करने होंगे, अमेंडमेंट्स करने होंगे, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो डिस्कस करेंगे। ओके, इस बिल को डिस्कस करेंगे। कुछ एमपी सजेस्ट करेंगे एक्सेप्शन फॉर मेडिकल यूज प्लास्टिक,
है ना, या हो सकता है रिक्वेस्ट मोर टाइम फॉर बिजनेस टू अडेप्ट दिस। मान लेते हैं हम बोल रहे हैं कि 6 महीने में करना है, बट कुछ एमपी से बोल रहे हैं कि 1 ईयर का टाइम देना चाहिए, 9 मंथ्स का टाइम देना चाहिए, वट एवर सबके सजेशंस आएंगे। वो सजेशंस के बेसिस पे अमेंडमेंट्स करी जाएंगी इस बिल में। इससे क्या होगा, हम व्यू पॉइंट्स, अलग अलग व्यू पॉइंट्स कंसिडर करें, ताकि लॉ जो बन रहा है वो कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब डिटेल्ड हो, प्रैक्टिकल हो। बस लिखने के लिए मत लिख दो, प्रैक्टिकल भी तो होना पड़ेगा ना। ठीक है, एक बार डिबेट हुई, लोकसभा ने अपने वोट दिए, अप्रूवल दिया बिल को, फिर बिल जाता है राज्यसभा में। जैसे हाउस ऑफ पीपल हम बोलते हैं लोकसभा को, वैसे ही काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोलते हैं राज्यसभा को। क्या बोलते हैं दोस्तों, मेरे साथ साथ। लोकसभा, आपके पास अगर अपनी नोटबुक बना ली है आपने, नहीं बना ली तो फटाफट से बना लीजिए और लिखिए अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट टॉपिक लिखिए, एक स्टार बनाइए, उस स्टार में इस तरीके से बुलेट बना दीजिए, या फिर ऐसे करके एक बुलेट बना दीजिए, लिख दीजिए हाउस ऑफ पीपल होता है लोकसभा। ठीक है, मैं तो शॉर्ट में लिख रही हूँ, आपको पूरा लिखना है ना। और काउंसिल ऑफ स्टेट्स होता है राज्यसभा, ये नोट में लिख लीजिए। ओके, फॉर फर्दर डिस्कशन एंड अप्रूवल। अब राज्यसभा अपनी कहानी सुनाएगी। अगर दोनों हाउसेस से ये बिल पास हो जाता है, मतलब दोनों हाउसेस हमारे हाउस ऑफ पीपल एंड काउंसिल ऑफ स्टेट बोले तो लोकसभा एंड राज्यसभा से अप्रूवल आ जाता है, तो बोथ हाउसेस मस्ट पास द बिल विद मेजोरिटी, मेजोरिटी है ना, मेजोरिटी ऑफ वोट्स इन द फेवर ऑफ द बिल आना चाहिए। अगर ये ओके हो जाएगा, तो अगर हम स्टेट लेवल पे बना रहे हैं तो गवर्नर का असेंट चाहिए होगा, और अगर पार्लियामेंट बोले तो सेंट्रल लेवल पे चाहिए तो प्रेसिडेंट का असेंट चाहिए होगा। जैसे असेंट मिलेगा तो ये बिल बन जाएगा, दोनों हाउसेस से पास होने के बाद लॉ लॉ लॉ। ओके, आफ्टर बोथ द हाउसेस पास द बिल, इट इज sent to the president of India for approval। प्रेसिडेंट अपना ओके देंगे, सेंड देंगे, और जो ये बिल था ना, जो ये बिल था, यही बन जाएगा एक्ट। समझ में आया एक्ट बनता कैसे है दोस्तों। यस, तो प्रेसिडेंट का अप्रूवल जो है फाइनल स्टेप है बिफोर द बिल बिकम्स एनफोर्सिएबल एज अ लॉ। ओके, अब गवर्नमेंट क्या करेगी, कुछ अवेयरनेस कैंपेन बनाएगी, कोई डेडलाइंस बनाएगी कि भैया इतने दिन के अंदर बिजनेसेस को अडॉप्ट करना पड़ेगा, सिंगल यूज प्लास्टिक अब बैन हो चुका है, ताकि जो अब हमने कानून बनाया उसे इम्प्लीमेंट किया जा सके। पेनल्टीज भी बताई जाएंगी कि अगर आपने जो हमने बोला है वो फॉलो नहीं किया तो सजा मिलेगी। ठीक है, जो एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं वो इंश्योर करें कंप्लायंस हो, कि लॉ जो है इफेक्टिवली अडॉप्ट कर लिया जाए, ताकि जो पर्पस था, एंटायर पर्पस, वो डिफीट ना हो। इतने सारे लोग, इतनी सारी बातें पीछे बैकग्राउंड में हुई, उसे इम्प्लीमेंट तो करना पड़ेगा ना। तो मोटी मोटी क्या बात हमें समझ में आई, लॉज किस लिए बनाए जाते हैं, प्रॉब्लम्स, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। इस प्रोसेस में कोलैबोरेशंस होती है, डिबेट्स होते हैं, अप्रूवल लगते हैं, किसके, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। वो इलेक्ट किसने करे, हमने तो किए हैं। एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री हमने इन रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट किया है। अब ये रिप्रेजेंटेटिव्स ओके या नॉट ओके कर रहे हैं कोई चीज, अगर एज अ बिल आ रही है, बिफोर दैट बिल बिकम्स एन अ लॉ, ताकि इंश्योर किया जा सके कि लॉज जो है ना पब्लिक के इंटरेस्ट में ही है। जैसे हमारे पास अलग अलग लॉज हैं, हमारे पास जीएसटी एक्ट है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, कुछ लॉज इनमें से हमारे एग्जाम में भी है। जीएसटी पे तो हमारे पास डेडिकेटेड सब्जेक्ट ही है, इनडायरेक्ट टैक्सेशन हमारे इंटरमीडिएट में। अब मुझे आप कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा, और अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं तो मुझे ज़रूर मैसेज कीजिएगा कि आपको कौन से और इश्यूज लगते हैं इंडिया में जहाँ पे लॉ बनाने की ज़रूरत है। थोड़ा सोचेंगे, देखो जब हम प्रैक्टिकली पढ़ेंगे ना, मैं बहुत, जैसे फाउंडेशन में हमने बहुत बहुत कहानियाँ पढ़ के पढ़ी, ऑफ कोर्स हम इतना बड़ी कहानियों के साथ तो इंटर नहीं पढ़ सकते, बटा तो पता नहीं 500-600 घंटे का लॉ बन जाएगा। हम कोशिश करेंगे 150 घंटे में आपका पूरा सिलेबस कवर कर ले, जो 13 एक्ट्स है सबको कवर कर लिया जाए, है ना, विद इन 150 ईयर्स
अप्रॉक्सीमेटली 5-10 घंटे इधर उधर चलेंगे, है ना। बट प्रैक्टिकली भी चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सीएमए जब बन जाएंगे आप, आपके पास प्रैक्टिकल सॉल्विंग स्किल्स तो रखनी पड़ेगी ना। खाली पढ़ के नंबर लाने से तो कुछ होने नहीं वाला है। जैसे आपने अगर लक्ष्य मूवी देखी है, लक्ष्य को हर हाल में पाना है, वहां पे एक डायलॉग है, क्या बोलते हैं, अगर आप जिंदगी में एक माली भी बनते हैं तो इतने बढ़िया माली बने कि कोई और ज्यादा आपसे बेटर माली ना बन पाए। मतलब आपको, यू शुड एज दैट थिंग। आपने, मैंने ऐसे कुछ दोस्तों से सुना है, शायद आपने आसपास सुना होगा लोगों से, ऐसे यू नो देयर समबडी आई नो हु सेड, शी इज अ सीएमए, शी सेड यार कुछ फायदा तो हुआ नहीं ये कोर्स करने को, मैं तो किसी को नहीं बोलूंगी सीएमए करने के लिए। ओके, व्हाई डिड शी सेड सो, आई डोंट नो बैकग्राउंड में क्या हुआ होगा, बट ये समझिए कि कोई कोर्स अच्छा या बेकार नहीं होता, हम उसे अच्छा या बेकार बनाते हैं। आपने ऐसे डॉक्टर्स भी देखे होंगे जो डॉक्टर है, डॉक्टर तो अच्छी डिग्री है, बट उनके पास पेशेंस नहीं है ना। हम अपनी स्किल्स को बेटर करेंगे, हम इतने बढ़िया अपने सब्जेक्ट्स को, अपने कंसेप्ट्स को पढ़ लेंगे कि हम जहाँ जाए हम पैसे कमा सकते हैं, हम वहीं सक्सेसफुल हो सकते हैं। उसके लिए हमें अपनी नॉलेज स्ट्रॉन्ग करनी होगी, है ना। तो इस बात को ध्यान मद्देनजर रखते हुए हम ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे कि हमें एग्जाम में तो पास होना ही है, बट प्रैक्टिकली भी चीज़ें आनी चाहिए कि कल आपके पास क्लाइंट आए तो कह रहे हैं इसको तो कुछ नहीं आता, ऐसा ना सिचुएशन। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन सोचेंगे, ऐसी प्रॉब्लम सोचेंगे जहाँ पे लॉ बनना चाहिए, और हाउ वुड यू एड्रेस इट थ्रू अ प्रोसेस। छोटी सी बात है, एग्जाम में कभी नहीं पूछी जाएगी, या हो सकता है फर्स्ट चैप्टर के रेलेवेंस में कोई केस में पूछ भी लिया जाए, बट ये एक मेरा तरफ से पॉइंट है जो आपको सोचना है। अगर आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं, टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं, तो वहाँ बताएंगे, और कमेंट बॉक्स में अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो ज़रूर बताएंगे। ठीक है, चलो अब शुरू कर रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब आपको हल्का फुल्का ये समझ आ चुका है, एक पिक्चर मिल चुकी है एक्चुअली कि लॉ बनता कैसे है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अंग्रेजों के ज़माने का कानून है, 1872, 1947 में हम इंडिपेंडेंट हुए थे, तो ये तो अंग्रेज़ों के ज़माने का लॉ बना हुआ है। कैसे कहानी बातचीत होती है, शुरू करते हैं। इमेजिन करो, इमेजिन, ओके, आप चल रहे हो एक ग्रॉसरी स्टोर के अंदर, वैसे तो आजकल सब ब्लिंकिट करते हैं, बट अब प्रैक्टिकली बात कर लेते हैं। किसी मॉल में गए हो, किसी ग्रॉसरी स्टोर में गए हो, वहाँ पे आपने बिस्किट्स उठाए और चल दिए, बिस्किट का पैकेट उठा के कहाँ चल दिए, है काउंटर के पास। कैशियर ने पूछा, कैशियर ने बोला कि भाई इसका प्राइस ना, वैसे तो बिस्किट का पैकेट का प्राइस कितना था, लेट्स से 10 रुपीज़, ओके, बट आपको बोल रहा है वो 12 रुपये देने हैं, 15 रुपये देने हैं, तो आप क्या करोगे। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है, व्हाट डू यू थिंक, इज इट अ कॉन्ट्रैक्ट, या फिर खाली एक बिजनेस डील है। या कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस डील्स पे भी लगती है, या हर रोज जो हम काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट ही। क्या आपने और मैंने जब हाथ मिलाए एक दूसरे से, क्या इसको हम कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। इस चैप्टर के एंड तक पहुंचते पहुंचते आप सारे लीगल टर्म्स समझ लेंगे, उसी के साथ साथ ये समझ लेंगे कि रियल सिचुएशन, जैसे कि जब आप कुछ खरीद रहे हैं, कुछ रेंट कर रहे हैं, रेंट पे दे रहे हैं, या कोई जॉब ऑफर भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, किसी को जॉब दे रहे हैं, वो भी कॉन्ट्रैक्ट है। और कैसे, आइए पढ़ना शुरू करते हैं। Okay, so I want to say two statements. Those who have studied foundation with me, they have studied this concept already with me. But हम अपने दिमाग को ना फुल नहीं रखेंगे, अगर हम कहें हमें तो आता है, हम तो कर लेंगे। अगर ऐसे ही सचिन तेंदुलकर सोचते तो आज सचिन तेंदुलकर नहीं होते। वो रोज प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब हम बनते हैं वहां के धुरंधर। बनना है ना सिकंदर, बनना है ना, आपने बनना है ना बेस्ट ऑफ योर सब्जेक्ट। ध्यान से मेरी बातों को सुनते जाएंगे, प्रोसेस करते जाएंगे, अपने दिल में उतारते जाएंगे, ताकि हम एग्जाम में तो अच्छे नंबर स्कोर करें, बट प्रैक्टिकली भी बातें हमें समझ में आती हो। ओके, दो स्टेटमेंट्स क्या है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट्स, but
all agreements are not contracts. मैम इसका क्या मतलब है, आइए समझेंगे, टेंशन नहीं लेंगे, बिल्कुल ध्यान से मेरी बातों को समझेंगे. ओके, हम क्या करा, जैसे मैंने आपको बोला कि क्या आप मेरे से ये कैलकुलेटर लेना चाहेंगे. एफसीएम में इंटर में आ गए हैं हमारे पास, अकाउंट्स है, कॉस्टिंग है, एफएम है, टैक्स है, सब जगह चाहिए हमारे को कैलकुलेटर. क्या आप मेरे से कैलकुलेटर खरीदेंगे. तो मैंने आपको क्या किया, एक ऑफर दिया, मैंने आपको एक प्रपोजल दिया. कितने का दिया, बोला कि आप ये मेरे से 500 रुपये में कैलकुलेटर खरीदेंगे. मैंने बहुत दिनों से खरीदा नहीं, तो मुझे पता नहीं, शायद 300-400 का आता हो. मैं 500 एग्जाम्पल ले रही, मतलब एक हाथ से मेरे से आप कैलकुलेटर लीजिएगा और दूसरे हाथ से मुझे पैसा दे दीजिएगा. ओके, तो मैंने आपको एक प्रपोजल किया कि आप मेरे से कैलकुलेटर खरीदना चाहेंगे. आपने बोला ओके. इस ऑफर को आपने एक्सेप्ट कर लिया. हम दोनों ने एक दूसरे से वादा कर दिया, प्रॉमिस कर दिया. ओके, फॉर व्हाट, फॉर कंसिडरेशन. कंसिडरेशन क्या है कि अगर मैं आपको ये कैलकुलेटर दे रही हूँ तो इन रिटर्न में आपसे पैसे ले रही हूँ, या अगर आप मुझे पैसे दे रहे हैं, रेसिप्रोकल प्रॉमिस हो रहा है, एक दूसरे से, हम एक दूसरे से वादा कर रहे हैं, आप मुझे पैसे दे रहे हैं तो मेरे से कैलकुलेटर ले रहे हैं. जूते दो पैसे लो, दूल्हे की सारी ओ हरे दुपट्टे वाली ओ. देखा ये मूवी, हमारे जमाने की है, पता नहीं आप लोगों ने देखी कि नहीं. हाँ है. अब इस बात पे हम दोनों ने अग्री कर लिया, तो ये बन गया अग्रीमेंट. यही क्या बन गया दोस्तों, यही तो बन गया अग्रीमेंट. ओके, अब ये अग्रीमेंट जब एनफोर्सिएबल होगा, जब ये अग्रीमेंट एनफोर्सिएबल होगा, तभी ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, वरना नहीं बनेगा. मैम इसका क्या मतलब होता है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे, आइए इसको समझेंगे. यस, थोड़े एग्जाम्पल्स फिल्मी होने वाले हैं, मज़ा पूरा आने वाला है, बट ध्यान से मुझे आपको सुनना है. और जब जब जो जो बात आपको लगता है कि आपको याद रखनी है, वो पॉइंटर के रूप में बना लीजिए, और जो मैं बोलूँगी वो तो लिखनी ही लिखनी है अपने वाटर रजिस्टर में. ठीक है, जैसे मान लेते हैं राज और सिमरन, DDLJ का एग्जाम्पल ले रही हूँ. क्या चला रहा है, जरा सा झूम लूं मैं, अरे ना रे बाबा ना, वही वाला. ठीक है, ये हमारे राज जी है. ओके, और ये हमारी सिमरन जी है. मेरे ख्वाब में जो आए, वही वाला. ठीक है, राज ने अग्री किया सिमरन को कि वो बाइक बेचेंगे, ये वाली बाइक. कितने रुपए की, 30,000. मैम तो बहुत महंगी. अरे भाई कुछ भी इनोवेशन डाल लो इसके अंदर, कोई ये जो है तो साइकिल, बट ब्रूम ब्रूम इसमें गियर भी है. ओके और ब्रूम ब्रूम की आवाज लगानी है तो वो भी लगा सकते हो. खैर, 30,000 रुपये में राज ने बेचने के लिए, सेल करने के लिए बाइक, किसको, सिमरन को. दो पार्टीज हैं, मेरे अपने साथ तो मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, देयर हैव टू बी एटलीस्ट 2 people इन्वॉल्व इन अ कॉन्ट्रैक्ट. मैंने अपने साथ ही कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, दैट कैन नॉट बी एनफोर्सेबल, राइट. राज ने सिमरन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं अपनी बाईसाइकिल आपको दूंगी, कितने, 30,000 रुपये में. बोथ अग्रीज टू द प्राइस, पेमेंट टर्म भी, डिलीवरी डेट भी. ये कॉन्ट्रैक्ट है. क्यों है ये कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि यहाँ पे प्रपोजल हुआ. राज ने बोला मेरे से साइकिल खरीदोगी, बाइक खरीदोगी, लेट्स से कितने रुपए में, 30,000 रुपये में. कंसिडरेशन भी है, एक जने को मिल रहा है, एक जने को मिल रहा है बाइक, और दूसरे जने को मिल रहा है पैसा. दोनों ने इस बात पे अग्री कर लिया, बेसिकली वादा करा पहले तो प्रॉमिस भी हुआ, और इस बात पे अग्रीमेंट हो गया. यस, ऑल ऑफ इट इज देयर, ये सब कुछ है. अब अगर मान लेते हैं जो वादा किया है, जो वादा किया है वो निभाया नहीं, वो नहीं निभाया, बाय ईदर ऑफ देम, बाय ईदर ऑफ देम, तो क्या हम कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकते हैं, क्या हम सरकार को बोल सकते हैं सरकार दुहाई हो, क्या हम कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकते हैं. ईदर ऑफ द टू पार्टीज कैन गो
चाहे वो राज हो चाहे वो सिमरन होगा, राज ने पैसे पैसे ले लिए और बाइक नहीं दी, या सिमरन ने बाइक ले ली और पैसे नहीं दिए, क्या कोर्ट ऑफ लॉ में जाया जा सकता है? अगर जाया जा सकता है तो ये अग्रीमेंट, तो दोस्तों ये अग्रीमेंट एनफोर्सिएबल है। क्या दोस्तों? तो ये अग्रीमेंट एनफोर्सिएबल है, और जब एनफोर्सिएबल होता है एक अग्रीमेंट तो बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोल रहे हैं? जब एक अग्रीमेंट एनफोर्सिएबल होता है तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बन पाता है, वरना नहीं। प्रपोजल हुआ, प्रॉमिस हुआ, कंसिडरेशन भी है, अग्रीमेंट भी हो गया, बट ये अग्रीमेंट जब एनफोर्सिएबल होगा तभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, वरना नहीं। मैम वैसे तो सारे होते होंगे। नहीं बाबा जी, सब नहीं होते। आइए समझते हैं इसको भी एग्जाम्पल के साथ। मेरी करण अर्जुन आएंगे, देखिए करण अर्जुन। नहीं देखी तो हर बारी ये बोल मत टीवी देखने लग जाना मम्मी पापा को बोल के मेरी मैम ने एग्जाम्पल दिया था। मैंने ईना मीना डीका की जगह ABCD XYZ पर्सन की जगह करण अर्जुन का एग्जाम्पल ले लिया, राज सिमरन का एग्जाम्पल ले लिया। एक्सेप्ट मूवीज देखना, पहले पास हो जाओ। ऐसे मैंने भी किया था। आई स्टार्टेड डूइंग माई CMA अलॉन्ग विद माई ग्रेजुएशन। 2009 में मैं दिल्ली आई थी पढ़ने, ग्रेजुएशन करने के लिए, तभी मैंने फाउंडेशन एग्जाम दिया था। 2012 में ग्रेजुएट हुई और 13 में मैं CMA बन गई थी। ओके, तो ये पूरा प्रोसेस जब चल रहा था तो क्या हम लोग मूवी वगैरह देखने का टाइम मिलता था? नहीं। बट क्या आज मैं बहुत मूवीज देखती हूँ? जी हाँ। नेटफ्लिक्स, प्राइम, डिज्नी हॉटस्टार, सोनी लिव, एटसेट्रा एटसेट्रा, एवरीथिंग। यस। और अभी भी मैं बहुत पढ़ती हूँ, क्योंकि मुझे आपको पढ़ाना होता है तो बैकग्राउंड में बहुत तैयारी करनी होती है। वो सब चलता रहेगा, बट एक बार CMA बन जाओ फिर जिंदगी आपकी है, फिर एकदम ऐश करेंगे। अभी पढ़ाई करते हुए ऐश करते हैं, बिकॉज अभी हमारे को अपना ब्रेन, अपनी फाउंडेशन, अपनी नॉलेज स्ट्रॉन्ग करनी है दोस्तों। ठीक है, चलो करण अर्जुन के बारे में बात करते हैं। करण और अर्जुन भाई हैं। हम साथ साथ हैं, वैसे हम साथ साथ हैं कि मैंने एग्जाम्पल ले लिया। एग्जाम्पल तो मेरे करण अर्जुन आएंगे। पता नहीं कौन सा गाना था इस मूवी में, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। आएगा तो बताऊंगी। चलो अभी ब्रदर्स के बारे में बात करते हैं। करण अर्जुन ने प्रॉमिस किया करण को, दोनों भाई हैं, कि वो उसको हेल्प करेगा स्कूल का प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में। बट बाद में नहीं किया, भूल गए, या उससे काम तो करा लिया, पानी लेकर आ फिर करूँगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। भाई बहन आप लोग भी करते हो, है ना? बट नहीं किया तो क्या कोर्ट ऑफ लॉ में चले जाओगे? आपने अपने भाई को बोला कि मैं तेरा स्कूल का होमवर्क कराऊंगी, पहले जाके मेरे लिए मैगी बना के ला। उसने मैगी बना के ला दी। आपने एक ऑफर किया, मतलब एक प्रपोजल किया, प्रॉमिस हुआ, कंसिडरेशन की, तुम मेरे लिए मैगी दे, मैं तेरे लिए स्कूल का होमवर्क कराऊंगी, या 5 रुपये दूंगी, 10 रुपये दूंगी, वॉट एवर। प्रपोजल हुआ, प्रॉमिस हुआ, कंसिडरेशन है, अग्रीमेंट भी हुआ। बट अगर आपने नहीं किया, या उसने होमवर्क करा लिया, आपने पैसे दे दिए और मैगी नहीं बना के लाया, दोनों में से किसी ने एक दूसरे की बात नहीं मानी, तो क्या आप कोर्ट ऑफ लॉ में जा पाओगे? नहीं जा पाओगे। क्यों क्यों नहीं जा पाओगे? क्योंकि हाँ, प्रपोजल तो हुआ, प्रॉमिस भी है, कंसिडरेशन भी है, यस, अग्रीमेंट भी हुआ। बट क्योंकि कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं लेकर जा पाओगे तो एनफोर्सिएबल नहीं है, नहीं है, नहीं है। क्योंकि अग्रीमेंट एनफोर्सिएबल नहीं है तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं हुआ। इसीलिए मैंने बोला, क्या बोला, कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट्स बट ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट तो तभी होगा ना जब अग्रीमेंट होगी, बट अग्रीमेंट जरूरी नहीं सारे कॉन्ट्रैक्ट में तब्दील हो। जैसे कि सोशल अरेंजमेंट, क्योंकि ऐसे तो हस्बैंड वाइफ को, मम्मी पापा को, पापा मम्मी को, मम्मी से हम, और मम्मी हम से बहुत सारे बातचीत करती है। सोशल अरेंजमेंट में तो हम बहुत सारी बातचीत करते हैं, बट क्या हर चीज़ को हम एनफोर्सेबल करा पाएंगे? नहीं। और यहाँ पे हमारे पास कुछ केस लॉज भी है जो मैं आपको बताऊंगी, बट उससे पहले एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। जो भी बात कर रहे हैं हम,
चाहे वो घनश्याम राजू से, हाँ, या अक्षय सुनील से, अक्षय कुमार सुनील शेट्टी से, या फिर राजू घनश्याम से कर रहा है, ओके। बट जो बातचीत कर रहा है, मान लेते हैं अक्षय ने अग्री किया कि मैं तेरे को 50,000 रुपए दूंगा अगर गुड स्मगल कर लाया। भाई समझिए, हम लॉ की बातें कर रहे हैं, इलीगल बातें करेंगे तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट होगा? ये भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि अगेन ये एनफोर्सेबल नहीं है ना। कोई चीज एनफोर्सेबल कैसे हो सकती है? जैसे मैंने आपको बोला कि अगर उसका खून करके आ, या हम दोनों मिलके पैसे चुराते हैं और मैं पैसे लेकर भाग गई, क्या अब आप जाके कोर्ट ऑफ लॉ में जा पाओगे मेरे लिए, मेरे खिलाफ, कि भाई मेरे पैसे लेके भाग गया? भाई तुम भी किसी और के पैसे लेके भागे थे, एनफोर्सेबल नहीं है। कोई भी चीज जो लॉफुल नहीं है, अगर कोई भी चीज लॉफुल ही नहीं, अगर लॉफुल होती तो एनफोर्सेबल भी हो जाती। कोई चीज लॉफुल ही नहीं है तो वो एनफोर्सेबल ही नहीं है, और क्योंकि एनफोर्सेबल नहीं है इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बन पाएगी। समझ में आ रही है? तो बोला क्या हमने? ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बिकॉज दे इन्वॉल्व म्यूचुअल प्रॉमिस। हाउएवर, not all agreements are contracts, only those fulfill legal conditions, जैसे कि lawful consideration होना पड़ेगा, intention होना पड़ेगा कि एक legal obligation बनाया जाए, जैसे social relationship हुआ करण अर्जुन में, या आप लोग आपके बहन के साथ या बहन का आपके भाई के साथ, ठीक है, वहाँ पे अगर इंटेंशन लीगल ऑब्लिगेशन की नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाता दोस्तों। और जो पार्टीज है ना उन्हें कंपीटेंट होना पड़ेगा। मैम इसका क्या मतलब है? आइए समझाऊंगी, टेंशन नहीं लेंगे, यही है हमारी बात है। असेंशियल एलिमेंट्स क्या है कॉन्ट्रैक्ट में? बट बिफोर वी स्टडी, जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमारा प्रोसेस जो रहेगा ना पढ़ने का, वो कुछ इस तरीके से रहेगा। कैसे रहेगा? कि हम कोई भी चीज को पहले हम कैसे पढ़ेंगे? ये क्या हुआ? चलो भैया चलो, नहीं चल रहा है। आया, कोई भी चीज को ना हम पहले इजी तरीके से समझेंगे। मतलब वर्जिन मोहितो क्या है? नींबू पानी। तो पहले हम नींबू पानी समझेंगे, नींबू पानी होता क्या है, ठीक है, फिर उसकी लौ की भाषा में भी बात कर लेंगे। जैसे मैंने आपके साथ इंटर में सारे एग्जाम्पल्स ऐसे करके हमने पढ़ाई करी है, ऐसे ही हम इंटर सॉरी ऐसी बातें हम फाउंडेशन पढ़ के आए हैं, ऐसे ही हम इंटर में भी पढ़ेंगे, बट बहुत सारे एग्जाम्पल्स, क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं है हमारा सिलेबस, हम बहुत बड़ा नहीं बना देंगे, एग्जाम्पल्स रखेंगे, इंटरेस्टिंग बनाएंगे, बट क्योंकि अब हम थोड़े से लेवल अप कर चुके हैं, इंटर में आ चुके हैं, एग्जाम्पल्स को कंसोलिडेटेड रखूंगी मैं, ठीक है, बट इंटरेस्टिंग पक्का से रखूंगी, मेरा वादा रहा। तो बिफोर आई एक्सप्लेन यू व्हाट इज रिटन इन आवर बुक, क्या है एसेंशियल एलिमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट ऑफर एक्सेप्टेंस के, पहले हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ओके, अब क्या चल रहा है? पुष्पा 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 राज। हाँ, अब यार पुष्पा पुष्पा तो खैर नहीं चल रहा है, अभी तो वो चल रहा है थप्पड़ मारूंगी, और कौन सा गाना है वो, फीलिंग्स, आई डोंट नो व्हाट फीलिंग्स, बट पुष्पा टू के यही गाने हैं। हाँ, पुष्पा वन के गाने हमने देखे थे, श्रीवल्ली, अभी हमारे पास 2 और नए गाने आ गए हैं, विच आई एम नॉट श्योर हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू रिलेट विद। खैर, जेठालाल की बात करते हैं, हमारे जेठालाल जी, जेठालाल गधा। ओके, इन्होंने क्या किया, ये बहुत बड़े फैन हैं बॉलीवुड के, टॉलीवुड के, तो वो थ्रिल्ड है एकदम, मतलब उनको लग रहा है अरे बाबा रे, पुष्पा राज आ गया है ना, पुष्पा 2 द रूल आ गया है। ये वेट कर रहे थे कि मूवी देखेंगे। ओके, हिज इंटरेक्शन विद पॉपुलर टिकटिंग प्लेटफॉर्म, कौन सा? बुक माई शो। एक एग्जाम्पल है, इलस्ट्रेट कर रहा है एकदम बढ़िया तरीके से रियल लाइफ में हम कैसे कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर करते हैं। चलिए बात करते हैं। जेठालाल ने ओपन किया बुक माई शो ऐप, ओके, ताकि वो बुक कर पाए फर्स्ट डे फर्स्ट शो। किसका? पुष्पा 2 का। ऐप ने डिस्प्ले किया टिकट है अवेलेबल, सीट क्या है, टिकट के प्राइस, परचेज की टर्म, सब कुछ बता दिया, ऑफर करते हैं बेसिकली। ओके,
This constitutes Book My Show's offer to जेठालाल. ऑफर कर दिया बुक माई शो ने, आओ मेरे से नो ये टिकट है इतने रुपए की है, ये वाली सीट अवेलेबल है, पैसे दो और ले लो टिकट. अब जेठालाल ने इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया. एक ऑफर दिया था बुक माई शो ने, जेठालाल ने उसको एक्सेप्ट कर लिया. जेठालाल ने अपनी फेवरेट सीट को क्लिक किया, कंफर्म करी बुकिंग, पेमेंट भी कर दी अपने डेबिट कार्ड से. इससे क्या हुआ, एक्सेप्टेंस आया. और क्या यहाँ पर जो एक दूसरे को दे रहे हैं, जो प्रोमिस कर रहे हैं, वो लॉफुल है. मतलब आप मुझे पैसे दे रहे हो या जेठालाल पैसे दे रहा है बुक माई शो को और बुक माई शो टिकट दे रही है. ये 300 रुपये दे रहे हो कंसिडरेशन में टू गेट दिस टिकट, क्या ये लॉफुल है? बिल्कुल लॉफुल है. तो बुक माई लो ने, सॉरी बुक माई लॉ ने नहीं, बुक माई शो ने फैसिलिटेट किया एक्सेस टू मूवी स्क्रीनिंग बाय कंफर्मिंग हिज बुकिंग. अब क्या यहाँ पे जो पार्टीज हैं वो कंपीटेंट है. कंपीटेंट मतलब क्या होता है मैम? कंपीटेंट बोले तो कि ना तो वो बंदा जिसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो माइनर नहीं होना चाहिए, ना ही किसी भी तरीके से अनसाउंड माइंड का होना चाहिए. मतलब या तो ऐसा हो कि यू आर इनसेन और नॉट इन स्टेबल माइंड सेट, ना ही ऐसा हो कि आपने लिटिल लिटिल, ठीक है, मेटली 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 हो गई, ये भी नहीं होना चाहिए. ठीक है, मतलब यू शुड बी इन साउंड माइंड. और किसी भी तरीके से आप डिसक्वालिफाइड बाय लॉ नहीं होने चाहिए, तभी आप एक पार्टी बनते हो टू द कॉन्ट्रैक्ट हु इज कंपीटेंट टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट. क्या जेठालाल अडल्ट है? जी. बुक माई शो क्या एक रजिस्टर्ड एंटिटी है? मतलब क्या लॉ से प्रोहिबिटेड है? नहीं, लॉ एक बोल रहा है कि हाँ आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हो, तो कॉन्ट्रैक्ट में आप एंटर कर सकते हो. क्या जो ऑब्जेक्ट है वो लीगल है? जो अग्रीमेंट हुआ है क्या वो लीगल है? हाँ बिल्कुल. यहाँ पे कोई हम किसी का खून, चोरी एटसेट्रा कुछ गलत काम तो कर नहीं रहे, लीगल बात कर रहे हैं. बुक करना चाहते हैं मूवी देखना, तो कोई गलत बात है नहीं. जो मूवी में पुष्पा 2 में पुष्पा कर रहे थे वो लीगल ऑफ कोर्स नहीं था. हम लीगल बातें करते हैं. क्या किसी ने किसी के साथ जोर जबरदस्ती करी? बुक माई शो ने बोला आओ मेरे साथ मूवी खरीदो, नहीं खरीदोगे तो देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ, मेरे से बुरा कोई नहीं होगा. ऐसी कोई बात नहीं कर रहा है. नहीं, जेठालाल गोली रख रहा है बुक माई शो के सर पे कि दे मुझे मूवी दे. हाँ? क्या हो रहा है यहाँ पे? कंसेंट भी फ्री है. ओके, विलिंगली पे कर रहा है विदाउट किसी भी तरीके का कोएर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोई फ्रॉड नहीं, कोई मिस्टेक नहीं, कोई बातचीत ऐसी नहीं. क्या यहाँ पे सर्टेन है, पॉसिबल है परफॉर्मेंस होना? सर्टेन है. जेठालाल ने इंश्योर किया कि उसको एक कंफर्म बुकिंग मिले, प्रॉपर एक्सेस मिले स्क्रीन का, क्योंकि उसने सीट भी ले ली है. कॉन्ट्रैक्ट सर्टेन में इन्फोर्सेबल. सर्टेन एज इन पता चल रहा है, आप ही बोल रहे हो तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, 16-17 सितारे संग बांध लाऊंगा. क्या ये पॉसिबल है यार, बताओ? हाँ. और सर्टेन एज इन कि आप बोल रहे हो कि मुझे खिलौने चाहिए. कौन से भाई साहब, इतने सारे खिलौने हैं, कौन से खिलौने चाहिए आपको? तेल चाहिए, कौन सा तेल चाहिए? सरसों का तेल चाहिए, सेसमे सीड का ऑयल चाहिए, ऑलिव ऑयल चाहिए, विच ऑयल आर यू टॉकिंग अबाउट? सो सर्टेन होना पड़ेगा कोई भी चीज़ आप बातचीत कर रहे हो, और वो केपेबल होना पड़ेगा परफॉर्मेंस के लिए. हवा में कोई बातें नहीं बोल सकते. कोई मरा हुआ जिंदा है उसको जिंदा कर देंगे, ऐसी कोई बात नहीं हो रही है यहाँ पर. जेठालाल और बुक माई शो में जो बातचीत हो रही है वो सर्टेन है कि भैया हमें पुष्पा 2 द रूल की ही बुक टिकट चाहिए. हम यहाँ पर कोई और महुआ 2 या XYZ कोई और मूवी नहीं बोल रहे हैं. सर्टेन है. क्या केपेबल है? हाँ जी केपेबल भी है. तो मोटी मोटी क्या बातें बोली हमने? 6 बातें बोली. क्या बोली? कि ऑफर होगा, एक्सेप्टेंस होगा, कंसिडरेशन लॉफुल होगी, पार्टीज कंपीटेंट होगी जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रही हैं, ऑब्जेक्ट जो होगा वो लीगल होगा, कंसेंट जो होगा वो फ्री होगा, और जो परफॉर्मेंस कर रहे होंगे सर्टेन भी होगी और केपेबल भी होगी. अगर ये 6 बातें हैं तो ये सारी की सारी ही असेंशियल रिक्वायर्ड टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. दिस ट्रांजैक्शन बिटवीन जेठालाल गदा एंड बुक माई शो फुलफिल्स ऑल द एसेंशियल्स. दोस्तों, all the essential elements of a valid contract under Indian Contract Act 1872.
चाहे वो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हो, चाहे लॉफुल कंसिडरेशन हो, चाहे म्यूचुअल कंसेंट हो। तो ये एक एवरीडे एक्टिविटी है जो क्या दिखा रही है, यही तो दिखा रही है कैसे कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो इससे में क्या समझ में आ रहा है कि सारे कॉन्ट्रैक्ट लिखित में हो जरूरी नहीं है। यहाँ पे ऑफ कोर्स आपके पास लिखित आएगा, प्रूफ है कि बात नहीं, किसी ने अपना वादा करके नहीं निभाया तो क्या होगा, वादा नहीं करोगे पूरा तो हम आपको कोर्ट ऑफ लॉ में ले जाएंगे क्योंकि ये अग्रीमेंट एनफोर्सेबल है, कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। अच्छा मैम ये बात तो सब समझ में आ गई, बट आपने एक बेड बना रखा था, बेड, अरे कोई टेंशन नहीं है, बेड तो एक प्रोसेस है टू हेल्प यू रिमेम्बर कि ये जो सेक्शंस हैं वो सेक्शंस क्या हैं। ओके तो एक बात मैं बता रही हूँ, अगर आपको पहले पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं आपके साथ बता रही हूँ, किसी को बताना नहीं है, ये आपका और मेरा सीक्रेट है। हर एक एक्ट में, हर एक एक्ट में जो डेफिनेशंस दे रखी होती हैं मेजॉरिटी ऑफ द टाइम, 99% ऑफ द टाइम क्या होगा, सेक्शन 2 में ही सारी डेफिनेशंस दी होती है। मेजॉरिटी बोल रही हूँ, हमें सब में नहीं बोल रही हूँ, मेजॉरिटी। ऐसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है हमारे, आप फाउंडेशन पढ़ के आए, वहाँ पे सेक्शन 13, 14, 4, 5, 6 में डेफिनेशंस हमें दिखाई दी है। बट मेजॉरिटी ऑफ द एक्ट्स के, पर्टिकुलर एक्ट के सेक्शन 2 में हमारे को डेफिनेशंस दी गई होती है। ऐसे ही इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 2 के सब सेक्शंस में हमारे पास कुछ डेफिनेशंस हैं जो स्क्रीन पर दिख रही हैं। जैसे बेड है से सेक्शन 2B, 2E, 2D, 2H से हम 4 सेक्शन याद कर लेंगे। ये है सेक्शन 2B, ओके, ये है सेक्शन 2D, कंसिडरेशन इज 2D, अग्रीमेंट इज सेक्शन 2E, वैसे तो E यहाँ पर है बट अग्रीमेंट में E आएगा, ओके, एंड सेक्शन 2H इज कॉन्ट्रैक्ट। तो सेक्शन याद हो गए। Yes, proposal, promise, consideration, agreement, enforceability, contract. 2B is promise, 2D is consideration, 2E is agreement and 2H is contract. आसान। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स आर इंटीग्रल टू आवर डेली लाइफ। अभी तक मैंने सिर्फ नींबू पानी बताया था, अब मैं आपको वर्जिन मोहितो बता रही हूँ, ठीक है। तुम क्या बोल रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स आर इंटीग्रल टू आवर डेली लाइव्स एंड बिजनेस डीलिंग्स, होंगे ही, है ना। आप एक बिस्किट का पैकेट ले रहे हैं, पिज्जा ले रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट हैपनिंग। जो सोशल अग्रीमेंट्स हैं वो एनफोर्सेबल नहीं है, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे। और जो सोशल अग्रीमेंट्स नहीं है, जो लीगल, जहाँ पे ऑब्जेक्टिव लीगल है, या कि भैया हम एक लीगैलिटी फॉर्म करना चाह रहे हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएंगे वो अग्रीमेंट्स। Yes, they are legally enforceable agreements that define किसकी क्या rights हैं, किसकी क्या liabilities है, obligations हैं, मतलब duties हैं, कौन सी पार्टी की क्या देनदारी है, क्या लेनदारी है। Contrary to popular belief, contracts exist in common activities। ऐसा लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट कहाँ होगा, है ना, कॉन्ट्री मतलब ऑपोजिट। बट चाहे आप ग्रोसरीज खरीद रहे हो, चाहे आप एक बस में बैठे हो, चाहे आप सिनेमा की टिकट खरीद रहे हो, चाहे ऑनलाइन सामान खरीद रहे हो, सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट ही है। कॉन्ट्रैक्ट इंश्योर करता है कि उसमें क्लैरिटी हो, रिस्क कम हो, और अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट, अगर कोई लड़ाई झगड़ा होता भी है तो उसको सॉल्व किया जा सके। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 यही कॉन्ट्रैक्ट्स को गवर्न करता है, बताता है क्या ऐसी एनफोर्सिबिलिटी है, क्या राइट्स है और क्या लायबिलिटीज भी है। Okay, so what are the essential elements of a contract offer and acceptance? Section 2H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है। कॉन्ट्रैक्ट वही है जो अग्रीमेंट एनफोर्सेबल है लॉ के द्वारा, ये बात तो हम पढ़ चुके हैं। Yes, an agreement enforceable by law is known as contract as per section 2H of Indian Contract Act. इसी तरीके से सेक्शन 2E हमको अग्रीमेंट बता रहा है। हर एक प्रॉमिस, एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। प्रपोजल हुआ था, उस पर प्रॉमिस हुआ था, उस प्रॉमिस में कंसिडरेशन है, अगर कंसिडरेशन नहीं होती है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस। ऑफ कोर्स देयर इज एन एक्सेप्शन, जहाँ से एग्जाम में हम क्वेश्चन भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मैं
बताऊंगी भी आज, ठीक है। बट इन जनरल हम बोल रहे हैं एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस forming consideration for each other is known as agreement. रेसिप्रोकल प्रॉमिस, रेसिप्रोकल मतलब मैं आपको एक वादा कर रही हूँ, आप मेरे को एक वादा कर रहे हो, मैं आपको बोल रही हूँ मैं आपको एक कैलकुलेटर दे दूंगी, आप बोल रहे हो मुझे, आप मुझे 300 500 whatever रुपीस दे दोगे। यस, तो रेसिप्रोकल प्रॉमिस क्या है? रेसिप्रोकल प्रॉमिस जो है अग्रीमेंट्स बनने का, बेसिकली दिस इज हाउ अग्रीमेंट्स आर मेड। मैं आपको क्या दे रही हूँ, आप मुझे क्या दे रहे हो, ये सेक्शन 2F में बताया है। ओके, अब आप क्या करेंगे, आप अपने नोट्स जो बना रहे हैं वहाँ पे सेक्शन, एक पेज ले लीजिए, पूरा एक पेज, जैसे मान लेते हैं ये आपकी नोटबुक है। ओके, दिस इज योर रजिस्टर। इस रजिस्टर में ये लेफ्ट साइड ऑफ रजिस्टर है, राइट साइड ऑफ रजिस्टर है, मतलब ये रजिस्टर है यहाँ पे जुड़ रखा है। लेट्स से इस पेज में आप ऑलरेडी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के नोट्स लिखना शुरू कर चुकी हूँ। मैं आपको कुछ कुछ बातें हाउस ऑफ पार्लियामेंट और काउंसिल ऑफ स्टेट, ये सब बातें मैं बोल चुकी हूँ लिखने के लिए, कुछ बातें आप अपने आप भी लिख रहे होंगे। ओके, एक पूरा पेज छोड़ दीजिए जहाँ हम सिर्फ सेक्शंस लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ सेक्शंस लिखेंगे। इससे क्या होगा, जब आप एंड मोमेंट रिवीजन कर रहे होगे तो आपके पास सब कुछ है। वैसे तो मैं आपको कंसोलिडेटेड सेक्शंस दूंगी, मैंने आपसे वादा किया, बट ये सिलेबस खत्म होने के बाद दूंगी। तब तक एटलीस्ट आपके पास आपके हाथ से लिखे हुए जो नोट्स हैं, एक तो याद करने में हेल्प मिलेगी आपको जब आप लिख रहे होंगे, प्लस व्हेन यू विल रिवाइज your Indian Contract Act, you will have every section that's important at one place. Okay, तो यहाँ पे क्या लिख लो, इस पेज को छोड़ ही देंगे, तो जब भी हम कोई भी सेक्शन में बोलूँगी इंपॉर्टेंट है, इस पेज पे आएंगे और हम सेक्शन लिख लेंगे। जैसे भी मैंने आपको सेक्शन 2B बताया, 2D बताया, 2E बताया, 2H बताया, और अभी मैंने 2F भी बता दिया है। 2B is promise, 2D is consideration, 2E is agreement, 2H is contract, 2F is reciprocal promise। इसे अभी अभी लिख लेंगे, ठीक है, इसे अभी अभी लिख लेंगे, और जो भी सेक्शन में बोलती जाऊंगी इंपॉर्टेंट है वो हम यहाँ लिखते जाएंगे। सारे सेक्शंस हम नहीं याद करेंगे, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, बट जो प्रैक्टिकल है, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जब आंसर आपको लिखना है, क्योंकि 7 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, 14 नंबर का एक्चुअली, और 2 पार्ट्स में होगा, तो 7 नंबर बोलते हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक से, तो हमें सेक्शंस लिखने चाहिए ताकि हम स्कोर कर पाए मार्क्स। ओके, तो एसेंशियल्स क्या है वैलिड अग्रीमेंट का, देयर हैज टू बी ऑफर, देयर इज एन एक्सेप्टेंस, और म्यूचुअल कंसेंट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि मैं बेचना चाहती हूँ आपको, लेट्स से एक गाड़ी बेचने की बात हो रही है, मेरे पास 2 गाड़ी हैं, एक ऑल्टो है और एक i10 है। ओके, दोनों ही लेट्स से मारुति की है, और आपको लग रहा है आप i10 खरीदने वाले हो, और मेरे को लग रहा है मैं ऑल्टो बेच रही हूँ। क्या यहाँ पे मीटिंग ऑफ माइंड्स हो, म्यूचुअल कंसेंट हो रहा है एक तरीके से? नहीं, दैट आल्सो हैज टू बी देयर, कंसेंसस एट ईडम आल्सो हैज टू बी देयर, इट्स अ लीगल टर्म, कंसेंसस एट ईडम इज अ लीगल टर्म। इवेंचुअली मैं आपको बताऊंगी, ऐसी कोई बात नहीं होगी जो नहीं लिखी होगी, और मैं भी नहीं लिखवाऊंगी, ऐसा कोई बात नहीं होगा, या तो लिखी हुई होगी या मैं लिखवाऊंगी। तो इस बात में मुझे 100% आपका ट्रस्ट चाहिए। करते ना मेरे पे ट्रस्ट? चलो फिर आपका ये ट्रस्ट मैं नहीं तोड़ूंगी, पढ़ाई करेंगे। कंसिडरेशन लॉफुल होना पड़ेगा। यस, ऐसा नहीं हो सकता कि आप बोल रहे हो कि मैं आपको मूवी में रोल दूंगा एज एन एक्टर और एन एक्ट्रेस, एंड यूल हैव टू किल समबडी। कंसिडरेशन, समथिंग इन रिटर्न हैज टू बी लॉफुल। या मैं कोई चरस गांजा दे दूंगी इन रिटर्न ऑफ डूइंग समथिंग, इट हैज टू बी लीगल। ओके, कंपिटेंसी होनी पड़ेगी, पार्टीज कंपिटेंट होनी पड़ेगी। कहने का मतलब है ना तो आप माइनर होने चाहिए, ना ही अनसाउंड माइंड के होने चाहिए, और ना ही आप डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ होने चाहिए। ये सब कुछ नहीं होगा तभी आप कंपीटेंट पार्टी कहलाओगे। माइनर मतलब 18 वर्ष से नीचे नहीं होने चाहिए। ओके, ऑब्जेक्ट जो काम कर रहे हो वो लीगल होना चाहिए, कंसेंट फ्री होना चाहिए। फ्री का मतलब कि जो आप और मैं अगर किसी बात पे अग्री कर रहे हैं, ना तो ज़ोर ज़बरदस्ती से होना चाहिए, ना अनड्यू इन्फ्लुएंस से होना चाहिए, ना ही फ्रॉड से होना चाहिए, ना मिसरिप्रेजेंटेशन से होना चाहिए, ना ही मिस्टेक से होना चाहिए, और कॉन्ट्रैक्ट सर्टेन भी होगा, और परफॉर्मेंस की केपेबल भी होगा। जैसे मैंने तेरे वास्ते फलक से वाली कहानी सुनाई, या टॉयज वाली कहानी सुनाई, या ऑयल वाली कहानी सुनाई, पीछे हमने बताया था जेठालाल गधा और बुकमय शो का हमने एग्जाम्पल भी लिया था। ये भी समझ लिया हमने कि सारे अग्रीमेंट्स
एनफोर्सिएबल नहीं होते हैं, सिर्फ वही होते हैं जो ऊपर की 6 कंडीशंस फुलफिल करते हैं। ऑफर एक्सेप्टेंस होगा जिसमें म्यूचुअल कंसेंट रहेगा, देयर हैज़ टू बी, द पार्टीज हैव टू बी कंपीटेंट, लॉफुल कंसिडरेशन रहेगा, लॉफुल ऑब्जेक्ट रहेगा, फ्री कंसेंट रहेगा और सर्टेन और केपेबल भी होना पड़ेगा। ऑल ऑफ दीज 6 मेक्स द डेफिनेशन फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट टू बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोल रहे हैं हम, चलो मेरे साथ बोलेंगे, यू हैव टू से विद मी। आसपास अगर कोई सुन रहा है आपको तो शायद लोग सोचेंगे पागल हो गए, आपने हेडफोन लगा रखे होंगे क्लास करते हुए, ऐसे लोग सुन रहे होंगे, सोच रहे होंगे पागल हो गया। बेटे, हर एक इंसान जो सक्सेसफुल हुआ है जिसका नाम है, उन सबको किसी ना किसी ने पागल समझा था। अगर आपको भी कोई पागल समझ रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशन, टेंशन नहीं लेंगे, पढ़ाई करेंगे और सक्सेसफुल होंगे। ओके, सो what are the essentials of a valid contract as per section 10 of Indian Contract Act 1872? There has to be an offer and acceptance, mutual consent, ओके, या म्यूचुअल एक्सेप्टेंस बोल सकते हैं, म्यूचुअल कंसेंट बोलते हैं। लेट्स से ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होगा, लॉफुल कंसिडरेशन होगा, लॉफुल ऑब्जेक्ट रहेगा, पार्टीज कंपीटेंट रहेगी, फ्री कंसेंट होगा एंड केपेबल एंड सर्टेन रहेगा परफॉर्मेंस। तो ये सब अगर है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। Okay, let's say A offers to sell his book to B for rupees 100. B accepts and pays rupees 100. Is it valid? बिल्कुल. Why valid? There is an offer, there is an acceptance. Number 1 condition done. लॉफुल कंसिडरेशन, ये भी हमारी ओके हो गई। यस, क्या पार्टी इज कंपीटेंट है, ऐसी कोई बात नहीं लिखी कि कोई बंदा अनसाउंड माइंड का है या 18 वर्ष से नीचे है या डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ, ऐसी कोई बात नहीं लिखी। तो हम मान रहे हैं कि भैया पार्टीज जो है कंपीटेंट है कॉन्ट्रैक्ट के लिए। क्या ऑब्जेक्ट लीगल है, क्या किताब बेचना लीगल है? बिल्कुल ऑब्जेक्ट लीगल है, ऑब्जेक्ट लीगल है। क्या कंसेंट फ्री है? कैसे कोई बात लिखी है किसी ने किसी के सर पे गोली रखी, किसी को जोर जबरदस्ती, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड एटसेट्रा से बातचीत करी? नहीं करी। तो यहाँ पर कंसेंट भी फ्री है। ओके, और क्या सर्टेन है? हाँ, किताब बेचनी है। ओके, सेल हिज बुक, पर्टिकुलर बुक बेच रही है। क्या केपेबल है? बिल्कुल बेची जा सकती है। सर्टेन है? जी बेची जा हो सकती है, परफॉर्मेंस सर्टेन भी है। तो ये सब कुछ अगर हो रहा है तो भैया जी कॉन्ट्रैक्ट वेरी मच वैलिड। यस, ठीक है। तो अब हमने पढ़ लिया कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, हमने पढ़ लिया कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स क्या है कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए। हम चल रहे हैं ऑफर की ओर, हम चल रहे हैं ऑफर की ओर। ऑफर क्या होता है, सेक्शन 2A में हमको ऑफर बताया हुआ है। ओके, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइजेस टू अनदर, क्योंकि एक बंदा अपने साथ तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा ना, किसी और के साथ कर रहा है, एग्रीमेंट किसी और के साथ हो रहा है, तो एक बंदा दूसरे बंदे को एसेंट बोल रहा है, एसेंट मतलब ओके दे रहा है, हिज विलिंगनेस कि हाँ मैं कर लूंगा, या टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग कहने का मतलब है नहीं करूंगा, ये कर लोगे तो पैसे दूंगा, ये नहीं कर लूंगा तो पैसे दूंगा। ठीक है ना, तो दोनों बात पे ऑफर हो रहा है। To do something with a view to obtain the assent of that other to such an act or subsistence is known as offer. मैंने आपको बोला कि आप मेरे से ये कैलकुलेटर खरीदेंगे फॉर 500 रुपीज, तो आपकी विलिंगनेस ले रही हूँ ना, एसेंट ले रही हूँ टू डू। नॉट टू डू होता कि अगर आप लेट्स से रेड लाइट क्रॉस नहीं करोगे तो आप पे चलान नहीं कटेगा। तो नॉट टू डू समथिंग हो रहा है, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। यस, डूइंग इज विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। एक बंदे ने दूसरे बंदे को अपना एसेंट दिया, ओके दिया कि हाँ मैं ये कर लूंगा, ये मैं नहीं करूंगा, विद अ व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ दैट अदर टू सच एन एक्ट और एब्सिस्टेंस इज नोन एज ऑफर। यहाँ पर 2 की टर्म्स हैं जो हमें याद करने हैं। एक वो जो दे रहा है ऑफर, ऑफरर, जैसे मैं आपको ये ऑफर दे रही हूँ कि आप मेरे से कैलकुलेटर खरीदोगे, तो मैं बन गई ऑफरर और आप बन गए ऑफरी। ऑफरी कौन? जिसको मैं आप बोला जा रहा है कि आप लेना चाहोगे क्या। द पर्सन मेकिंग द ऑफर इज द ऑफर, पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड इज नोन एज ऑफरी।
ओके तो क्या एसेंशियल्स हैं एक वैलिड ऑफर के, जैसे हमने वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स देखे, क्या बोला था हमने वहाँ पर, हमने वहाँ 6 बातें बोली थी। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होगा, लॉफुल कंसिडरेशन होगा, पार्टीज कंपीटेंट होगी, ऑब्जेक्ट लीगल होगा, फ्री कंसेंट रहेगा और सर्टेन और केपेबल परफॉर्मेंस होगी। उसी तरीके से यहाँ भी हमारे पास कुछ एसेंशियल्स है ऑफ अ वैलिड ऑफर। जो ऑफर है वो क्लियर होना पड़ेगा, डेफिनेट होना पड़ेगा और कंप्लीट होना पड़ेगा। कहने का मतलब है कोई बात ऐसी आधी अधूरी सी नहीं रहेगी, कोई वेग एम्बिगुअस बात नहीं चाहिए। एम्बिगुअस मतलब अनक्लियर। एम्बिगुअस क्या है, हम अपनी वोकैबुलरी को भी स्ट्रॉन्ग करेंगे, बिकॉज गाइज आज तक हो सकता है आपकी इंग्लिश बहुत स्ट्रॉन्ग ना हो सकता है कि आपकी स्ट्रॉन्ग हो सकता है ना हो, बट वी हैव टू नाउ वर्क ऑन आवर सॉफ्ट स्किल्स एज वेल, बिकॉज व्हेन यू विल बी सिटिंग इन कैंपस प्लेसमेंट, कंपनीज आएंगी या आप जॉब के लिए जाएंगे या फ्यूचर में एक जॉब करके दूसरी जॉब में जाएंगे, यू देयर हैज़ टू बी सर्टेन सॉफ्ट स्किल्स। आपको अपनी वोकैबुलरी पर भी काम करना है, अपनी इंग्लिश को भी बेटर करना है। हमारा कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश सीख लेंगे अगर अभी तक नहीं सीखी थी, जो मैं कोशिश करूँगी काफ़ी हद तक आपको क्लास में ही अपने एक्सपीरियंसेस या अपने फेलियर्स के थ्रू भी समझाने की, जिससे आप एम्बाइब करेंगे। हम लॉ तो पढ़ेंगे बट अपने आप को बेटर भी करेंगे इन एवरी पॉसिबल फील्ड दैट आई कैन हेल्प यू विद. Okay, I'll also be bringing a lot of other content for you so that you'll be able to work on yourself and qualify to get the best of offers that you get. ओके तो हम बोल रहे हैं ऑफर को एम्बिगुअस नहीं रखेंगे, अनक्लियर नहीं रखेंगे। अब कभी भी आपको अनक्लियर वर्ड यूज करना है तो आप एम्बिगुअस के साथ उसे रिप्लेस कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट 2-3-4 डेज में जब भी आप अनक्लियर यूज करना चाहें, एम्बिग्विटी है, अनक्लियर है, एम्बिगुअस है, ये वर्ड यूज कीजिएगा। ओके, कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। मतलब अगर आपने बोला ही नहीं है कि मैंने बोला ही नहीं कि आप मेरे से कैलकुलेटर खरीदोगे, तो आप उसे कैसे एक्सेप्ट करोगे भाई? कम्युनिकेशन तो होगा ना ऑफर का। यस, ये एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। आप बोल कर, लिख कर, एक्सप्रेस करके दे सकते हो वर्ड्स में, या हो सकता है बाय एक्शन। जैसे आप किसी दुकान पे गए, आपने वहाँ से मैंगो उठाए, मैंगो के ऊपर प्राइस लिखा हुआ था 500 रुपये या 200 रुपये किलो, 200 रुपीज़ kg। आपने मैंगो उठा लिए, जैसे उठाए तो ये आपने इम्प्लाई कर दिया कि भैया नो यू आर टेकिंग द मैंगो, सो यू हैव टू मेक द पेमेंट। या कैन बी ओरल और इन रिटन और थ्रू अ कॉन्ट्रैक्ट। कंडक्ट ऑल्सो, कंडक्ट बोले तो कंडक्ट ही तो इम्प्लाइड होता है, जहाँ वर्ड्स में लिखा हुआ है या बोला हुआ है वो एक्सप्रेस हो जाएगा, और जब कंडक्ट बोल रहे हैं तो वो इम्प्लाइड हो जाएगा। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, अब जो ऑफर है वो जनरल भी हो सकता है, स्पेसिफिक भी हो सकता है। मतलब किसी पर्टिकुलर पर्सन को, जैसे मैं आपको बोल रही हूँ कि आप मेरे से ये कैलकुलेटर खरीदना चाहेंगे, ये स्पेसिफिक पर्टिकुलर आपको ऑफर दिया मैंने। जनरल ऑफर जब एक व्हेन इट इज मेड टू अ पब्लिक एट लार्ज, मैम कैसे आइए इसके एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे मान लेते हैं ए ऑफर्स टू सेल हिज कार टू बी, ए ने बी को स्पेसिफिकली एक ऑफर किया। ओके, फॉर ₹5 लाख गाड़ी बेचने को तैयार है 5 लाख में, बी ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, स्पेसिफिक ऑफर। और अभी हमें एक्सेप्टेंस पे नहीं गए, हम ऑफर पे बात कर रहे हैं। ए ने बी को पर्टिकुलरली, या मैंने आपको पर्टिकुलरली बोला कि आप मेरे से ये कैलकुलेटर खरीदना चाहेंगे क्या। यस, जनरल ऑफर क्या होता है? जनरल ऑफर जैसे मान लेते हैं कंपनी ने अनाउंस किया कि वो रिवॉर्ड देगी किसी भी बंदे को जो कि एक मिसिंग आइटम को ढूंढ लेगा। ठीक है, एनी मेंबर ऑफ द पब्लिक, क्या ए पर्टिकुलरली बी को या मैं पर्टिकुलरली आपको बोल रही हूँ? नहीं। और अगर मैं सब बच्चों को बोलती हूँ कोई भी बच्चे कर देगा तो उसको दो, है ना। तो कोई भी जब मैं बोल दे रही हूँ तो ये स्पेसिफिक नहीं है, देन इट बिकम जनरल। जो जो भी मैंने कंडीशंस बोली आप उसको एक्सेप्ट करेंगे तो इट इज अ जनरल ऑफ। कुछ और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एक फेमस केस था, उस केस लॉ का नाम था कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मॉल बॉल कंपनी। क्या ये हमारे एग्जाम के लिए पूछा जाएगा? हमारे से एग्जाम में केस लॉ पूछा जाएगा? नॉट मेंशन्ड इन आवर बुक, हमारी बुक में नहीं दिया गया है। तो अगर आप केस लॉ का नाम नहीं भी याद करते हैं कोई टेंशन नहीं है, बट अगर आप इसे ऐसे ही एक्सप्लेन करके आएंगे विदाउट द नेम,
देन आप अपने क्वेश्चन के आंसर को अच्छे से फ्रेम कर पाए। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इसलिए लेकर आई हूँ। ओके, तो एक कंपनी थी कार्बोलिक स्मोक बॉल, उसने एडवर्टाइज किया कि वो 100 यूरो देगी किसी को भी जिसने ये स्मोक बॉल यूज़ करी, जैसे कि हमने बताई है वैसे ही यूज़ करी, और फिर भी उसको इन्फ्लुएंजा हो गया। मतलब कहने का मतलब उनका उनका क्लेम ये था कि स्मोक बॉल अगर आप ये यूज़ करोगे तो आपको इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, बट वैसे यूज़ कर रहे हैं, ऐसे हम डायरेक्ट कर रहे हैं। उन्होंने कंपनी ने जनरल ऑफर दे दिया कि किसी को भी अगर हमारे स्मोक बॉल यूज़ करने के बाद, जैसे हमने बोला वैसे यूज़ करने के बाद इन्फ्लुएंजा हो गया तो उसको हम 100 पॉइंट देंगे। ठीक है, और फिर भी अगर आपको हो जाता है, ये क्या है, एक जनरल ऑफर है, किसी को भी दे दिया ना हमने, पब्लिक एट लार्ज को हमने दे दिया तो ये जनरल ऑफर बन गया। यहाँ पे मिसिस कार्लिल, जो वर्सेस से पहले लिखा होता है जिसका नाम, उसे हम बोलते हैं प्लेंटिफ, और जो वर्सेस के बाद जिसका नाम लिखा होता है उसे बोलते हैं हम डिफेंडेंट। मतलब जो केस कर रहा होता है उसका नाम पहले लिखा होता है, जिस पे केस किया जाता होता है उसका नाम बाद में लिखा होता है। कि एग्जाम में पूछेंगे प्लेंटिफ डिफेंडेंट क्या है, नहीं, बट क्या हमें पता होना चाहिए, समबडी हु स्टडीइंग लॉ प्रोफेशनली, ऑफ कोर्स यस। ओके, मिसेस कार्लिल स्मोक बॉल यूज़ करी, जैसे कि इंस्ट्रक्ट किया था वैसे, जैसे डायरेक्शन पड़ी थी वैसे ही कर लिया, बट स्टिल गॉट इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा एक बीमारी है, इन्फ्लुएंजा फिर भी हो गया। उन्होंने गए वो कार्बोलिक स्मॉल बॉल कंपनी के पास और उन्होंने ले लिया। क्या ये जनरल ऑफर था? जी हाँ, ये जनरल ऑफर था। या खाली मिसेस कार्लिल को दिया गया था, ये स्पेसिफिकली दिया गया था? नो, इट वाज फॉर टू द पब्लिक एट लार्ज। ओके, तो हमें क्या बात समझ में आई कि जब कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट किया तो ये कहीं ना कहीं ऑफर बन गया, और क्योंकि पब्लिक एट लार्ज के लिए था तो ये जनरल ऑफर कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगा। एंड एनीवन हु मीट्स अ कंडीशन कुड एक्सेप्ट बाय परफॉर्मिंग द स्पेसिफिक एक्ट, जैसे मिसेस कार्लिन ने कर लिया था हमारे केस में। ये केस बताता है कैसे जनरल ऑफर जो है बाइंडिंग हो जाता है। तो ये कार्बोलिक कंपनी को पैसे देने पड़े क्योंकि उन्होंने एक जनरल ऑफर दिया था। जैसे कि टर्म्स आप फुलफिल कर लोगे, you will have to make the payment or give the reward as you promised. Okay, now let's talk about, अभी तक हमने क्या क्या बातें बोल ली, हमने बात कर ली क्या, पहले तो लॉ ही पढ़ लिया, लॉ क्या होता है, कैसे हमारी इंडिया में बनता है। जो हमारे पास इस पर्टिकुलर चैप्टर से तो नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, अगर पूछा जाएगा तो वो मॉड्यूल 1 जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वहाँ से पूछा जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे ये टॉपिक है, थोड़ा और डिटेल में है वहाँ पर। ठीक है, बट जो हमारे लिए इस चैप्टर के लिए रेलेवेंट है वो हमने सबसे पहले पढ़ा कि कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट्स में क्या डिफरेंस होता है, कुछ सेक्शंस देखे हमने, फिर हमने एसेंशियल समझे सेक्शन 10 के अंदर ये कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाया जाता है। फिर हमने ऑफर पढ़ा, ऑफर वैलिड ऑफर कैसे हो सकता है, उस ऑफर में भी स्पेसिफिक और जनरल ऑफर समझा, जहां जनरल ऑफर में थोड़ी डिटेलिंग देखी, क्योंकि हो सकता है यहाँ से एग्जाम में आपसे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया जाए। केस लॉ नहीं पूछेंगे बट केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अंडरस्टैंडिंग के लिए बढ़िया है। ठीक है, आई थिंक बहुत अच्छे से दिख नहीं रहा है, तो मैं इसको इसी कलर से लिख देती हूँ। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं रेवोकेशन ऑफ ऑफर। रेवोकेशन मतलब आपने एक ऑफर दिया बट उस ऑफर को विड्रॉ कर लिया, रिवोक कर लिया। बट कब कर सकते हो रिवोक? वो रिवोक कर सकते हो बिफोर एक्सेप्टेंस। मतलब मैंने आपको ऑफर दिया कि आप मेरे से कैलकुलेटर लोगे, और आपके एक्सेप्ट करने से पहले मैंने बोला कि नहीं, मेरे को नहीं बेचना है। ओके, तो जो ऑफर दे रहा है वो ऑफरर, जिसे ऑफर दिया जा रहा है वो ऑफरी। यस, या अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि आप मेरे से ये कैलकुलेटर लेना चाहोगे तो मैं प्रपोजर, और आप प्रपोजी, जिसको मैंने प्रपोज किया है। ओके,
जैसे फॉर एग्जाम्पल, ए सेंड्स एन ऑफर टू सेल हिज हाउस टू बी बाय पोस्ट, किससे, एक चिट्ठी भेजी, तार भेजा, ए कैन रिवोक इट एनी टाइम बिफोर बी पोस्ट हिज लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। अभी बी ने अपना एक्सेप्टेंस दिया नहीं है, और एक्सेप्टेंस देने के लिए भी वो लेटर से दे रहा है, जब तक लेटर पोस्ट नहीं हो गई, पोस्ट हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया, वो रिवोक नहीं कर सकते। इंडिया में रिवोकेशन इज नॉट अलाउड वंस यू हैव एक्सेप्टेड द ऑफर, ओके, एंड समबडी हैज एक्सेप्टेड द ऑफर। लेट्स से इस एग्जांपल के साथ समझते हैं, ठीक है। रॉकी और रानी की कहानी समझते हैं। दिस इज रॉकी, दिस इज रानी, ठीक है। अभी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है, कहानी चल रही है किसकी, एक ये अंगूठी वाली घड़ी है, फॉसिल की, ये बेच रहे हैं। रॉकी ने ऑफर किया कि वो एक वॉच देगा रानी को, कितने रुपए में, 5,000। वैसे तो एक घड़ी कितने की, 12,000 रुपए की, 50,000 एग्जाम्पल होगा, पैसे ले रहे हैं तो ज़्यादा ही ले लेते हैं। किसके थ्रू ऑफर मिला, व्हाट्सएप के थ्रू। जैसे पीछे हमने पोस्ट के थ्रू दिया था, लेटर के थ्रू दिया था, यहाँ पे व्हाट्सएप के थ्रू रॉकी जो है रानी को ऑफर दे रहे हैं। अब बिफोर रानी सेंड्स हर रिप्लाई टू एक्सेप्ट द ऑफर, रॉकी ने अपना माइंड चेंज कर लिया कि नहीं उसको नहीं बेचना। उसने ऑफर फोन किया, बोले कि नहीं मेरे को नहीं बेचनी, घड़ी नहीं बेचनी मुझे, ओके। सिंस रानी ने अभी तक कम्युनिकेट नहीं किया था अपना एक्सेप्टेंस, ये एक्सेप्टेंस हो गया था, नहीं हुआ था, उसके एक्सेप्टेंस करने से पहले ही चाहे वो किसी और मोड के थ्रू ऑफर ने अपना ऑफर रिवोक कर दिया, रिवोक किया जा सकता है। रॉकी का रिवोकेशन वैलिड है एज पर सेक्शन 5, एज पर व्हाट सेक्शन, सेक्शन 5 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो जो सेक्शन वाली लिस्ट बनाई है हमने, सेक्शन 2 की बातें अभी तक लिखी थी, है ना। यहाँ पे आप सेक्शन 10 भी लिख लीजिए, सेक्शन 10 भी लिख लीजिए, एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, और इसी तरीके से यहाँ पे सेक्शन 5 लिख लीजिए, रेवोकेशन ऑफ अ वैलिड ऑफर, रेवोकेशन ऑफ ऑफर, ठीक है। ये सेक्शन आप लिखते जाएंगे, जब आप लिखते जाएंगे तो कहीं ना कहीं ब्रेन और हार्ट इसको एक्सेप्ट करेगा, एग्जाम में आपको याद रखवाने में हेल्प करेगा व्हेन यू राइट द आंसर। प्लस उसी के साथ साथ आपके पास सब कुछ, सारी रिपोजिटरी एट वन प्लेस होगी फॉर द पर्पस ऑफ रिविजन, ओके। तो बोल रहे हैं हम, एन ऑफर कैन बी रिवोक्ड at any time before the acceptance is communicated to the offerer। let's say अब कोई लेटर के थ्रू या फिर इन्होंने व्हाट्सएप के थ्रू भेज दिया था, फिर चाहे फ़ोन भी कर दो कुछ नहीं हो सकता, आप ऑफर दे चुके थे, एक्सेप्टेंस हो गई थी, अब आप रिवोक नहीं कर पाओ, ओके। दिस वाज अबाउट ऑफर। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है, जल्दी जल्दी बताओ मुझे, आर यू एंजॉइंग। तो फिर कंटिन्यू करते हैं, एक्सेप्टेंस के बारे में बात करते हैं। जैसे कि मैंने बताया, अब हम थोड़े बड़े बच्चे हो गए हैं, इंटर में आ गए हैं, तो हम बहुत स्लो नहीं चल सकते हैं, थोड़ा पेस हम स्टार्टिंग से ही बनाकर चलेंगे, ताकि हमारा सिलेबस जो कि बहुत वास्ट है उसको हम समय अच्छे से देते हुए बट बहुत टाइम वेस्ट ना करते हुए पढ़ेंगे, क्योंकि कंपनीज एक्ट में बहुत समय लगेगा। 40% वेटेज कंपनीज एक्ट का है ना। ये देखो, ये रहा हमारा वेटेज। तो ये सबसे ज़्यादा समय हमको क्योंकि यहाँ लगने वाला है, और वहाँ तक पहुँचने से पहले हमारे 2 सेक्शंस ख़त्म हो जाएंगे, और अपने आप में बहुत बड़े लॉज नहीं है, सबसे ज़्यादा लॉ कहीं ना कहीं यही बड़ा है। उसके बाद हमको बहुत समय नहीं लगेगा, बहुत समय इन सब में नहीं लगेगा, बट फिर भी हमें समय तो देना पड़ेगा ना टू अंडरस्टैंड, ठीक। सबसे ज़्यादा समय हमको यहाँ लगेगा, और सबसे ज़्यादा वेटेज भी यहीं पे है, 40% पेपर यहीं से बनने वाला है। वहाँ तक पहुँचते पहुँचते हम ऑलरेडी 11 यूनिट्स कंप्लीट कर चुके होंगे, इसलिए थोड़ी स्पीड हम मेंटेन रखेंगे, ओके। चलिए, लेट्स टॉक अबाउट एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस क्या है? एक्सेप्टेंस इज व्हेन द ऑफरी अग्रीज टू द टर्म्स ऑफ द ऑफर। जैसे मैंने जब आपको बोला कि मैं आपको ये कैलकुलेटर देने को रेडी हूँ, ओके, फॉर 300 रुपीज़, बट इसका अगर आप डिलीवरी कराते हो तो उसमें आपको शिपमेंट चार्जेस देने पड़ेंगे, इफ़ योर प्लेसमेंट साइज इज़ लेस देन 500 रुपीज़। मैंने अपने टर्म्स एंड कंडीशन बताई एज एन ऑफर, आपने उस बात को एक्सेप्ट कर लिया एज एन ऑफरी, तो एक्सेप्टेंस हो गया, यही तो एक्सेप्टेंस हो गया। एक्सेप्टेंस क्रिएट्स बाइंडिंग प्रॉमिस। तो जो हमने प्रपोजल किया था, क्योंकि ऑफर और एक्सेप्टेंस दोनों हो गया,
इसलिए प्रॉमिस है, दोनों ही पार्टीज को अपना वादा निभाना पड़ेगा, चाहे वो रॉकी और रानी हो, चाहे वो राज और सिमरन हो, चाहे वो जेठालाल गधा और bookpashshow.com। ठीक है, बाइंडिंग प्रॉमिस है इसलिए अग्रीमेंट, और जब अग्रीमेंट एनफोर्सेबल हो जाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाएगा। यस तो क्या फीचर्स हैं, की फीचर्स क्या, एक्सेप्टेंस के, कम्युनिकेशन होना पड़ेगा, एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करना पड़ेगा। रानी के पास ऑफर आया रॉकी से तो रानी को ओके बोलना पड़ेगा, ठीक है मैं रेडी हूँ 50,000 रुपये की घड़ी लेने के लिए। अनकम्युनिकेटेड है अगर एक्सेप्टेंस तो ये वैलिड नहीं रहेगा, एक इम्पॉर्टेंट बात है, इस पे दिल बना देते हैं। ओके, एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड होना पड़ेगा एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस जो होगा वो अनकंडीशनल रहेगा, जैसे ऑफर आया वैसे आपको एक्सेप्टेंस देना पड़ेगा, वरना काउंटर ऑफर, जैसे शार्क टैंक इंडिया अगर आपने देखा है, आप गए कि भैया मेरे को 1 करोड़ रुपए चाहिए इन रिटर्न ऑफ 5% ऑफ द इक्विटी ऑफ माई कंपनी, अगर वो सामने अनुपम मित्तल बैठे हैं शादी.com वाले, या पीयूष बंसल बैठे हैं लेंस कार्ट वाले, वो बोल रहे हैं कि मैं 1 करोड़ तो दूंगा बट 5% के लिए नहीं 10% के लिए, तो यहाँ पर एक्सेप्टेंस नहीं हुआ, यहाँ पे काउंटर ऑफर आ गया। अब उस काउंटर ऑफर को या तो आप एक्सेप्ट कर लोगे या इस काउंटर का भी काउंटर दोगे। देखिए ना आपने, नहीं देखा शार्क टैंक, तो ये एक एपिसोड देख लेना, हाफ एन आवर 45 मिनट्स का, जब भी आप थोड़ा सा ना रिलैक्स होना चाहो, ये आप बोल सकते हो घर पे किसी को भी, कि अगर कोई पूछता है कि टीवी क्यों देख रहे हो, ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स, जब मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके लॉ में दूंगी, यहाँ से आपको मिलने वाले हैं। ओके चलिए, अब जो एक्सेप्टेंस है वो एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है, मतलब या तो शब्दों में बयां करके, बोल कर, लिख कर हो सकता है, या आपके एक्ट के थ्रू भी हो सकता है। जैसे सामने बोल रहा है एक नो काट पे ठेले पे बेच रहा है मैंगो, 100 रुपये किलो, 100 रुपये किलो, 100 रुपये किलो, आप गए आपने तोलने लग गए। हाँ, तो इसका क्या मतलब है, मैंने ऑफर दिया, आप इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हो कि हाँ 100 रुपये दे के आप मैंगो लेने को तैयार हैं, 1 kg। ठीक है, इन्फर्ड फ्रॉम द कंडक्ट भी हो सकता है। प्रिस्क्राइब्ड मैनर में होगा, जो ऑफर है प्रिस्क्राइब्ड एज स्पेसिफिक मेथड ऑफ एक्सेप्टेंस। जैसे मैंने अगर आपको फाउंडेशन याद है तो मैंने बोला था कि अगर मैंने लेट्स से शाहरुख खान नीता अंबानी किसी को कुछ बेच रहे हैं और नीता अंबानी को बोला है कि मैं लेटर के थ्रू ही आपको एक्सेप्टेंस देंगे, तो आपको पर्टिकुलर मोड के थ्रू ही बोलना पड़ेगा। जैसे कि एक्सेप्टेंस जो है वो ईमेल के थ्रू एक्सेप्ट करेंगे, लेटर के थ्रू एक्सेप्ट करेंगे, व्हाट्सएप के थ्रू एक्सेप्ट करेंगे, इन पर्सन एक्सेप्ट करेंगे। अगर ये कुछ बातें हमने बोल रखी है ऑफर देते हुए, तो वो टर्म्स एंड कंडीशन आपको फुलफिल करनी होगी। ठीक है, समझ में आया, भेजे में घुस गया, क्या बोलती मेरी बच्चा पार्टी, बीएमजीजी हुआ, भेजे में घुस गया सब बच्चों के। What is BMGG? भेजे में घुस गया is a word that will continue to use throughout our journey of inter paper number 5। ओके तो 4 फीचर्स, क्या फीचर्स देखे हमने, कि कम्युनिकेशन होना पड़ेगा एक्सेप्टेंस का, अनक्वालिफाइड और एब्सोल्यूट होना पड़ेगा, एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है, और प्रिस्क्राइब्ड मैनर में आपको एक्सेप्टेंस देनी होगी। ओके चलो अब पढ़ते हैं सेक्शन 4। सेक्शन 4 बोलता है दैट कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होता है। अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान से मुझे सुनेंगे। कंप्लीट एक्सेप्टेंस कंप्लीट कब होता है, व्हेन द ऑफरी बिकम्स अवेयर ऑफ इट। An offer remains valid until it is accepted, rejected, revoked or lapsed। क्या मतलब है मैम इन सब चीज़ों का, देखो एक्सेप्टेड का मतलब होता है, जैसे रानी को रॉकी ने ऑफर दिया था कि लेना चाहोगे 50,000 रुपये में से एक फॉसिल की रिंग वाली घड़ी है, एक्सेप्ट हो गया, ओके एक्सेप्टेंस ले लिया आपने इस ऑफर को, या रिजेक्ट कर सकते हो, नहीं मैं तो 50,000 की नहीं ले, या फिर रॉकी ने ही फोन करके बोला कि नहीं मैंने आप चेंज माई माइंड, आई डू नॉट वांट टू सेल द घड़ी। ओके ये लैप्स हो गया, कि अगर आपने मंडे तक ओके दे दिया तो ठीक है, नहीं तो ऑफर लैप्स हो जाएगा। ओके कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस हमें सेक्शन 4 में बता रखा है, तो अब वापस सेक्शन वाली पेपर पे जाओ और वहां पर लिखो
सेक्शन 4 जैसे रेवोकेशन ऑफ ऑफर सेक्शन 5 था, वैसे ही कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस सेक्शन 4 है। तो सेक्शन 2 के हमने कुछ पार्ट्स देखे, सेक्शन 10 देखा, सेक्शन 5 देखा, सेक्शन 4 देखा। अभी तक हमने सेक्शंस देख लिया। कहीं ना कहीं आपका ब्रेन इस बात को पिक्चर कर रहा होगा क्योंकि आप लिखते चले जा रहे हैं। लिखेंगे दोस्तों, प्रॉमिस करिए अपने आप से, क्योंकि अब मैं आपकी कॉपी चेक करने नहीं आ रही हूँ। हम छोटे बच्चे नहीं रह गए हैं, अब हम प्रोफेशनल बनने वाले हैं। तो ये वादा आपको खुद से खुद को करना है और निभाना है, ठीक है। चलिए, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर हैपेंस टू बी इन सेक्शन 4। जितने सेक्शंस लिख पाएंगे उतना अच्छा है, बट गलत सेक्शन नहीं लिखेंगे। जहाँ पर सेक्शंस लिखने हैं वहाँ कोशिश करेंगे लिखे, बट सही लिखे, उसके लिए हमें एफर्ट्स लगाने। Okay, complete against the proposer. When the acceptance is put in course of transmission, so it is out of acceptance power. ऐसे मान लेते हैं मैंने या रॉकी ने रानी को जब ऑफर दिया कि क्या आप मेरे से ये घड़ी खरीदना चाहेंगे, अंगूठी वाली, ठीक है, ये तो ऑफर हुआ। ये एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस कब हो जाएगा, जैसे इन्होंने व्हाट्सएप से भेज दिया कि हाँ ओके, एक्सेप्टेंस हो गया। लेटर से भेज दिया, हाँ ओके, एक्सेप्टेंस। अब आपके पावर में नहीं है इसको चेंज करना, आपने भेज दिया। ओके, कंप्लीट अगेंस्ट द एक्सेप्टर व्हेन द एक्सेप्टेंस कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर। अब एक बार इसके पास ऑफर मतलब एक्सेप्टेंस आ गई तो अब ये रिवोक भी नहीं कर पाएगा। जैसे हमने रॉकी के बारे में बोला था कि बिफोर रानी कुड व्हाट्सएप बैक कि हाँ भैया मैं एक्सेप्ट करती हूँ, उससे पहले ही फ़ोन करके उन्होंने बोल दिया कि नहीं, मैं हैव चेंज माई माइंड। बट अगर मैसेज आ चुका होता और उसके बाद कर रहे हो तो इंडिया में वो अलाउड नहीं है। रेवोकेशन इज नॉट अलाउड वंस द एक्सेप्टेंस इज डन। तो हमने दोनों एंगल से एक्सेप्टेंस समझ ली, चाहे वो प्रपोजर के एंड से हो, अगेंस्ट द प्रपोजर, या अगेंस्ट द एक्सेप्टर। चाहे वो रानी के, देखो प्रपोजर कौन हुआ, रॉकी इज द प्रपोजर, यस, और रानी इज द एक्सेप्टर। ऐसे ही है ना कहानी, समझ में आ रही है कि नहीं दोस्तों। एग्जाम्पल और समझते हैं। ए ऑफर्स टू सेल हिज हाउस टू बी बाय लेटर, बी पोस्ट लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। एक भाई चला गया तो क्या अपने हाथ से निकल गया, एक्सेप्टर के हाथ से, कहानी आउट ऑफ द पावर ऑफ एक्सेप्टर। यस यस, कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगी, प्रपोजर के एंगल से देखो, प्रपोजर के एंगल से देखो, जब बी ने पोस्ट कर दिया। बी कौन है, ऑफरी, बेसिकली अपना एक्सेप्टेंस देना है इसने। ए कौन है, ऑफरर, या इसी को ही हम प्रपोजर भी बोल रहे हैं। इसके एंगल से कब खत्म हो जाएगी एक्सेप्टेंस, जिस दिन बी ने चिट्ठी डाल दी कि हाँ मुझे मंजूर है आपसे सामान खरीदना। अगर अगेंस्ट एक्सेप्टर जैसे ही ए रिसीव करेगा, इसके एंगल से मना नहीं कर सकता। एक भाई रॉकी के पास रानी ने मैसेज पहुंचा दिया तो अभी मना नहीं कर सकती कि मुझे एक्सेप्टेंस नहीं है, ठीक है। अब कंडीशनल एक्सेप्टेंस क्या होती है, इस बात को पहले थोड़ा सा प्रोसेस करो, टेक अ मोमेंट, प्रोसेस दिस इंफॉर्मेशन। इम्पॉर्टेंट है इसलिए बोल रही हूँ, इसे थोड़ा सा समय लगा के एक्सेप्ट प्रोसेस करेंगे। हो गया, चलिए कंडीशनल एक्सेप्टेंस समझते हैं। इफ एक्सेप्टेंस इज कंडीशनल और क्वालिफाइड, इट इज ट्रीटेड एज रिजेक्शन ऑफ ऑफर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मीना ने ऑफर किया टू सेल हर स्कूटी टू टीना। दिस इज मीना, दिस इज टीना, दिस इज देयर स्कूटी। कैसे बनाओ, स्कूटी मान लो दोस्त। क्या लग रहा है आपको, मुझे बताना आपको क्या लग रहा है। खैर स्कूटी बेचने के लिए बोला, कितने रुपए में, 10,000 रुपए में। टीना says that she will buy it only if यूक्रेन wins the war। क्या ये वैलिड एक्सेप्टेंस हुआ, नहीं, क्योंकि यार उन्होंने कंडीशन लगा दी ना भाई। जैसे ही कंडीशन लगाई ये एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं रहा।
ये एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं रहा मेरे प्यारे बच्चों। कंडीशन लगा, अनकंडीशनल होना पड़ेगा एक्सेप्टेंस, एब्सोल्यूट होना पड़ेगा। यही पढ़ा था ना हमने यहाँ पे भी, क्या बोला था हमने? एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। यहाँ पे लगा दिया, ऑफर तो हुआ, एक्सेप्टेंस की जगह पर हाँ ले लूंगी बट अगर यूक्रेन जीत जाएगी, ऐसे नहीं भाई साहब, ये वैलिड एक्सेप्टेंस ही नहीं हुई। ओके, अब बात करते हैं, ये तो हम पढ़ चुके हैं, रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। ओके, ये रेवोकेशन ऑफ ऑफर ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। एक्सेप्टेंस कब रिवोक कर सकते हैं ये हमने नहीं पढ़ा है, we are going to talk about it here. Okay, we are going to talk about it here. Let's finish this. बस ये आज का सेशन हम लास्ट टॉपिक पे हैं, आज के हम लास्ट टॉपिक पे इसे फिनिश करते हैं। आइए, एक्सेप्टेंस, जैसे कि मैंने बताया सेक्शन 4 बात कर रहा है डेफिनेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस मीन्स अग्रीइंग टू द टर्म्स ऑफ एन ऑफर टू क्रिएट अ लीगल रिलेशन। ए प्रॉमिस, A promise arises only after communication of acceptance। जब रानी ने रॉकी को बोल दिया कि हाँ मेरे को घड़ी लेने को रेडी हो 50,000 की, तभी ये एक्सेप्ट होगा, तभी कम्युनिकेशन कंप्लीट होगी, उससे पहले आप रिवोक कर सकते हो, ऐसा हमें सेक्शन 5 बोलता है। ओके, फिर हमारे पास एक केस लॉ है, बुक में दिया हुआ है, इसको मैं इसलिए मार्क कर रही हूँ, थोडार पेरुमल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। Offer must be accepted for it to be become binding promise। अब मैं खाली ले एक्सेप्टेंस तो करी बट एक दूसरे से वादा नहीं पूरा हो रहा है, प्रॉमिस नहीं करेंगे, तो भैया जी हाउ विल इट बी बिकमिंग लीगल? यस, असेंशियल्स क्या है वैलिड एक्सेप्टेंस के? एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड होना पड़ेगा। आप नए कंडीशन नहीं लगा सकते, जैसे यूक्रेन वाली बात हुई मीना और टीना की। एग्जाम्पल और ले सकते हैं, तारा ने ऑफर किया कि वो कार बेचेगी करण को, कितने रुपए की? 5 लाख रुपए की। करण ने क्या बोला कि ठीक है, आई एक्सेप्ट बट ओनली इफ यू इंक्लूड अ फ्री सर्विस फॉर 6 मंथ्स। यहाँ पे कंडीशन लगा दी, जैसे ही कंडीशन लगा दी, क्या एब्सोल्यूट है? क्या एब्सोल्यूट हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि एब्सोल्यूट नहीं है, अनक्वालिफाइड नहीं है, इसलिए ये वैलिड एक्सेप्टेंस भी नहीं है। Okay, this is not a valid acceptance because it imposes new conditions making it a counter offer instead। तो ये वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं हुआ, कम्युनिकेशन जो है, सॉरी ये और एक्सेप्टेंस जो है वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है क्योंकि कंडीशनल है। और एक और बात ध्यान देंगे कि जब भी आप कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस कर रहे हैं उसे कम्युनिकेट होना बहुत ज़रूरी है। साइलेंटली या साइलेंस डज नॉट इम्प्लाई एक्सेप्टेंस, इंपॉर्टेंट बात है, हो सकता है यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए। और हमारे को तो ये भी पता है कि हमारे पास पहले 15 क्वेश्चन 2-2 नंबर के एमसीक्यूज आने वाले हैं, तो हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। यस, मस्ट करस्पॉन्ड विद द टर्म्स ऑफ ऑफर। अगर लिखा हुआ है कि भैया जी आपको लेटर के थ्रू एक्सेप्टेंस देनी है, व्हाट्सएप के थ्रू एक्सेप्टेंस देना, यू हैव टू फॉलो दोज टर्म्स एंड कंडीशंस। या कम्युनिकेशन कैसे होगा एक्सेप्टेंस का? प्रपोजर के अगेंस्ट और एक्सेप्टर के अगेंस्ट मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। एक्सेप्टेंस प्रपोजर के सब होगा जब एक्सेप्टर के पावर से आउट हो जाएगा, मतलब मैंने जैसे एक्सेप्टेंस रानी ने एक्सेप्टेंस भेज दिया कि हाँ मैं 50,000 में रेडी हूँ, तो यू कैन नॉट रिवोक द ऑफर नाउ। अब रॉकी जो है ऑफर एक रिवोक नहीं कर पाएगा। ओके, जैसे ए पोस्ट एन ऑफर लेटर, बी ए पोस्ट एक्सेप्टेंस, तो एक बार एक्सेप्टेंस पोस्ट हो गई तो ए अब इसको रिवोक नहीं कर पाएगा। Yes, acceptance is complete for A when the letter is posted and for B when A receives it। B कौन है यहाँ पर? एक्सेप्टर है ना, तो ये अगेंस्ट द एक्सेप्टर हो जाएगा, ये वाली बात है। ठीक है, वेरी गुड एग्जाम्पल, ये वेरी गुड एग्जाम्पल है टू अंडरस्टैंड द सिंपल कंसेप्ट। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, अब मोड क्या हो सकता है एक्सेप्टेंस का? ओरल और रिटन भी हो सकता है, एक्सप्रेस या इम्प्लाइड भी हो सकता है। इम्प्लाइड जैसे कंडक्ट, जैसे आप एक बस पे बैठ गए, इसका मतलब है ना टिकट खरीदोगे, ऑफर है कि 5 रुपये में हम एम से आपको सरोजनी नगर छोड़ देंगे डीटीसी बस से। एक भाई जैसे ही बैठ गए, इसका मतलब है आपके कंडक्ट से समझ आ गया कि आप टिकट खरीदने वाले हो। yes, if specific method of acceptance is prescribed, you have to follow that। Now what is special consideration?
लेट्स टॉक अबाउट काउंटर ऑफर, जैसे शार्क टैंक इंडिया में होता है। यस, काउंटर ऑफर नलीफाई कर देता है ओरिजिनल ऑफर को। नलीफाई मतलब जैसे मैंने आपको बोला कि मैं आपको आपसे 1 करोड़ रुपए सीख कर रही हूँ इन रिटर्न ऑफ 5% ऑफ स्टेक इन माई कंपनी, इक्विटी दे रही 5%। आपने बोला कि मैं 1 करोड़ दूंगा बट 5% पे नहीं, 7% पे, 8%, तो पहला वाला ऑफर खत्म। ओके, बट कैन बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड बाय अदर पार्टी। साइलेंस जो है वो एक्सेप्टेंस नहीं होती है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ओके, एक्सेप्टेंस कब होगी? विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, मतलब अगर टाइम खत्म हो गया तो लैप्स हो जाएगा ऑफर। यस, एंड विद इन अ रीजनेबल टाइम, या तो स्टिपुलेटेड टाइम मैंने बता रखा है मंडे तक, या फिर एक रीजनेबल टाइम 2 3 5 महीने बाद आप आ रहे हो, रीजनेबल टाइम नहीं है वो। ओके, बिफोर द ऑफर लैप्सेस और इज रिवोक्ड। ठीक है, अब ऑफर और एक्सेप्टेंस प्रैक्टिस में बोले तो जैसे रियल लाइफ एप्लीकेशन देखें तो हम बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स में इस्तेमाल करते हैं ऑफर और एक्सेप्टेंस का, चाहे वो आप कोई परचेज ऑर्डर कर रहे हो प्लेस, या कोई एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, जैसे मैं आपको जॉब दे रही हूँ लेट्स से, तो इट इज़ अ रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। डेली एक्टिविटीज में आपको टिकट खरीद रहे हैं, कोई ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, ब्लिंकिट से सामान मंगा रहे हैं, ओके, कोई भी डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट, जैसे ही आप आई एक्सेप्ट का टिक बटन दबाते हैं ना, ऐसे मान लेते हैं आपने कोई टिकट बुक करी न्यू ईयर्स पे, गोवा जाना है, या आपकी 1 ईयर हो गया है डेटिंग करते हुए, अभी मत जाना, अभी पढ़ाई करनी है, ठीक है, ज़्यादा भावनाओं में मत बहना। चलिए, जैसे ही आपने अगर ऑनलाइन भी कर रहे हैं, अगर आपने आई अग्री पे कर दिया टर्म्स एंड कंडीशन वेबसाइट पे, तो ये रियल लाइफ ऑफर और एक्सेप्टेंस का ओके हो गया। जैसे जेठालाल गदा और bookmyshow.com का हमने एग्जाम्पल देखा, आज ही देखा ना। यस, हमारे पास यहाँ पे 2 केस लॉज है, राम वर्सेस घनश्याम। यहाँ पे ऑफर वेग था, वेग मतलब अनक्लियर, एम्बिगुअस। एन अनक्लियर ऑफर कैन नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ कॉन्ट्रैक्ट। और एक और केस है जो मैंने पीछे भी मेंशन किया, थमडार परमल केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, पीछे पढ़ा था हमने यहाँ पर, ये वाला केस। यहाँ पर क्या हुआ था, लीगल एनफोर्सिबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेड ऑफर, एक बार आपने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया तो अब लीगली एनफोर्स हो जाएगा। ओके, बस आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट से आगे पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, चलिए आपसे मैं मिलती हूँ नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, सीएम में दिशा दुआ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। ओके, दिस इज सीएम में दिशा दुआ टेलीग्राम ग्रुप, ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप, ताकि पोस्ट द सेशन कोई डाउट कोई क्वेश्चन आता है तो आप इस ग्रुप में मुझसे बात कर सकते हैं। आई विल ऑल्सो बी शेयरिंग फ्यू रिसोर्सेज हेयर, आई विल बी ब्रिंगिंग फ्यू मोर डेमो सेशंस ऑन द चैनल। आप इसको पढ़िए, समझिए, और फिर आपसे मैं क्लासेस में मिलती हूँ। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, अभी ले रही हूँ मैं आपसे अलविदा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, do not forget to like, subscribe and share. Stay blessed. This is your friend and your teacher CM Disha Dua signing off for today. Bye bye मेरे प्यारे बच्चों।